हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 7 अक्टूबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find this video of some real help, you can let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स मैं ऐसे डिस्कस करूंगी जो आप खुद पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी डिफिकल्ट लगेगा और जो आप शायद उससे समझें, अज्यूम करें, वो बिल्कुल ऑपोजिट है उसका जो एक्चुअल में वहां पे लिखा है। सो ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला द हिंदू का आर्टिकल जो हम डिस्कस कर रहे हैं, alright, can read talk Vyon Mitra's skills get a lift off with digital grey matter। देखिए, इससे पहले कि मैं आपको इस पूरे आर्टिकल की एक कर्सरी रीडिंग दूं और कुछ समझाऊं, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ ग्रे मैटर क्या होता है। देखिए, ग्रे मैटर जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन का जो आउटर रीजन होता है, पेरिफेरल रीजन होता है, उसे हम ग्रे मैटर कहते हैं। तो ग्रे मैटर एक्चुअल में ग्रे क्यों है अपेरेंस में? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है न्यूरॉन्स की, बहुत सारे सेल्स हैं ऐसे जो मेमोरी में, मूवमेंट में, इमोशंस में हमें हेल्प करते हैं, सिग्नल्स को बेसिकली ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए जो ग्रे मैटर है वो इंटेलिजेंस का रीजन है हमारे ब्रेन का। तो हम देखते हैं कि कैसे ये ह्यूमनॉइड जो है व्योन मित्रा, उसको इससे बेसिकली इक्विप करवाया गया है इंटेलिजेंस से। तो व्योन मित्रा जैसे कि हम जानते हैं ह्यूमनॉइड रोबो है। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो रोबोट्स होते हैं जो ह्यूमंस जैसे बेसिकली अपीयरेंस में होते हैं, जिसे हम कभी कभी एंड्रॉइड रोबोट्स भी कहते हैं, तो वो एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो आपको पता है डिजाइन और डेवलप किया गया है इसरो द्वारा, ताकि इन्हें बेसिकली क्या किया जाए। देखिए, आपको पता है गगनयान ह्यूमन स्पेस मिशन है, जो गगनयान में हम बेसिकली क्या करेंगे, एज इट इज रिटन हियर। So Gaganyaan program would demonstrate the human space flight by sending a crew to a 400 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट और उनको सेफली वापस भी लेके आना है। लेकिन ऑब्वियसली आप उससे पहले कुछ अनमैन्ड मिशन करवाएंगे, मैन्ड मिशन भेजने से पहले। तो इसीलिए ये ह्यूमनॉइड को तैयार किया गया है जिससे हम पता लगा सकें कि फाइनली हमारा जो एक्चुअल ह्यूमन मिशन होने वाला है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होने वाली है, वो कितने हद तक सक्सेसफुल होगी। ओके, तो ये चीज आपको पता है। तो ये चीज यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, इज अंडरगोइंग प्री फ्लाइट ग्राउंड टेस्ट एट द इसरो इनर्शियल सिस्टम्स यूनिट। देखिए, ये आप फुल फॉर्म मुझे बतानी थी क्योंकि इनका कुछ आगे भी रोल है। ठीक है, देखिए पिछले कुछ महीनों में क्या हुआ है, जो IISU है यानी कि इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट है, उसने बहुत सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर दिया है व्योन मित्रा को एक कंप्यूटर ब्रेन, जिसे हम डिजिटल ग्रे मैटर कह रहे हैं। जिससे बेसिकली क्या होगा, देखिए जब इन्हें भेजा जाएगा ऊपर एक फ्लाइट पे, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए। देखिए, अगर कुछ डिस्प्ले स्क्रीन पे, कुछ कंट्रोल पैनल्स पे कोई सिग्नल आ रहा है, कुछ पढ़ना है, फिर कम्युनिकेट बैक करना है वापस नीचे अर्थ पे, तो उसके लिए एटलीस्ट आपको रीडिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, राइट। सो ऑल ऑफ दैट, इसके लिए इनको एक डिजिटल ग्रे मैटर दिया गया है, कंप्यूटर ब्रेन के साथ इंटीग्रेट किया गया है। ओके, सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज रिटन हियर। ओके, व्योन मित्रा इज अ हाफ ह्यूमनाइड लैकिंग लोअर लिम्स। क्योंकि इनकी लोअर लिम्स नहीं है, देखिए उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, लोअर लिम्स बनाने की इतनी जरूरत थी ही नहीं। जो भी बेसिकली हमें एक अपने टेस्ट फ्लाइट के लिए जरूरी था, उतना हमने एक हाफ ह्यूमनॉइड बना लिया। ठीक है, तो जो IISU है, देखिए क्यों मैंने इसकी फुल फॉर्म आपको स्पेसिफिकली बताई थी कि आप ध्यान रखिए इनका क्या रोल है। क्योंकि इन्होंने बेसिकली डिजाइन किया था, डेवलप किया था और इंटीग्रेट किया था रोबोट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को। लेकिन जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, जो आपको पता है, उन्होंने व्योन मित्रा की फिंगर्स बनाई थी। ओके, सो दिस इज समथिंग यू कैन ऑल्सो रिमेंबर। और अगर हम देखें तो ये चीज हमें पता है कि ये कैसे ह्यूमन को रिजेंबल करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस में जो ह्यूमनॉइड होते हैं, स्पीच में, साइट में, देखने में, साइट कैपेबिलिटीज, सो ऑल ऑफ दैट। सो इट हैज गॉट अ सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस दैट वे। ऑलराइट, व्हाट वी इंटेंड, देखिए इनका क्या इंटेंशन था इसको बनाने का, कि ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिस्प्ले पैनल्स को कंप्लीटली रीड कर सके और आप कम्युनिकेट वापस कर सके अपनी ही वॉइस में। इसीलिए तो स्पीच कैपेबिलिटी भी चाहिए। ठीक है, आप खुद से थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंड भी तो करें कि सिग्नल आ क्या रहा है आपके डिस्प्ले स्क्रीन में। ओके, सो दैट इज व्हाई यू नीड एन इंटेलिजेंस ऑल्सो। ओके, सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैड टू टेल यू। ओके,
देखिए, आपको ये बहुत अच्छे से पता है, अभी रिसेंटली हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें जो पावर मिनिस्टर थे और ये सारे मिलके जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने तीनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि अगर बाय चांस जो हमारी गाइडलाइंस है कि हम चाहते हैं जितने भी पावर प्लांट्स है, थर्मल बेस्ड पावर प्लांट्स है, वो एटलीस्ट 5% जो कोल है उसको रिप्लेस करके बायोमास यूज करे अपने कोल फायर जो करते हैं उसमें। ठीक है, तो बहुत सारों ने नहीं किया, तो उनका ये डिसीजन था अगर इन्होंने कंप्लाई नहीं किया गाइडलाइन से तो हम आने वाले टाइम में इनको कोल सप्लाई ही बंद कर देंगे। फिर इनको करना ही पड़ेगा, कैसे चलाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो फाइनली देखिए अब रिपोर्ट सामने आई है कि क्यों पावर प्लांट्स जो हैं अभी तक कंप्लाई नहीं कर पाए थे इस गाइडलाइन से। तो जो भारत के थर्मल पावर प्लांट ऑपरेटर्स हैं, दे वर अनएबल टू कंप्लाई विद द नॉर्म्स दैट रिक्वायर्ड देम टू मिक्स कोल विद अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ बायोमास, क्योंकि उनके पास सप्लाई चेन इनएडिक्वेट जो सप्लाई चेन थी वो ही एडिक्वेट नहीं थी। हम देखते हैं किसकी सप्लाई चेन, ठीक है, बेसिकली बायोमास की सप्लाई चेन की बात हो रही है, लेकिन टू बी वेरी प्रिसाइज हम आगे देखेंगे क्या। आपको ये बात पता है कि इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है इन्वायरमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, एग्रीकल्चर और पावर मिनिस्ट्री की। तो उन्होंने मंडे को बेसिकली काफी कंसर्न व्यक्त किया कि देखिए अभी भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं वो मीट नहीं कर रहे हैं गाइडलाइंस को, टारगेट को, कि 5% कोल को रिप्लेस करके कोल के साथ मिक्स किया जाए बायोमास को और उसे जलाया जाए। देखिए जो बायोमास पेलेट्स होते हैं छोटे छोटे, उसकी सेम कैलोरीफिक वैल्यू होती है, वो सेम ही हीट रिलीज करेगा, सेम ही एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि कुछ डिफरेंस है नहीं, बल्कि कुछ अच्छा क्या हो जाएगा, आपका थोड़ा सा कॉस्ट भी कम हो जाएगा। ये बात आपको पता है अगर हम थर्मल पावर प्लांट ऑपरेटर्स की तरफ से बात करें तो। फिर साथ साथ में क्या होगा, जो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, आपके एमिशंस कट हो जाएंगे। सो दैट वे इट्स काइंड ऑफ अ विन विन सिचुएशन। अगर आप इसको, मैं थोड़ा सा और ब्रॉडर डायमेंशन दूं इसको, तो आप ये भी देख सकते हैं जो फार्मर्स हैं, राइट, फार्मर्स जो है अगर अपना बायोमास इनको दे देंगे, बेच देंगे, उनकी एक एडिशनल इनकम भी बन जाएंगी इफ इट गेट्स स्ट्रैटेजाइज इन अ लॉन्ग टर्म मैनर विच इट कैन बी। तो ये चीज, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हुआ है, एक रिपोर्ट निकली, एक रिपोर्ट जो बेसिकली हिंदू के साथ बेसिकली डिस्कस किया गया है। उसमें क्या था, 2020-21 में क्या हुआ था कि सिर्फ 8 पावर प्लांट्स ने को फायर किया था बायोमास पैलेट्स को कोल के साथ, ठीक है। लेकिन फाइनली अगर हम इस साल की बात करें तो ये जितने पावर प्लांट है वो 39 हो चुके हैं, पहले 8 थे, थोड़ा राइज आ गया है कंप्लायंस में। टू पुट दैट नंबर इन परस्पेक्टिव, इंडिया हैज अराउंड 180 थर्मल पावर प्लांट्स, तो 39 ही 180 में से इन्होंने कंप्लाई किया है, विच इज समथिंग वी नीड टू बी एक्चुअली थिंकिंग अबाउट। ओके, अब देखिए यहाँ पे लिखा है, आई जस्ट फॉरगॉट टू मार्क दिस समहाउ, तो यहाँ पे लिखा है कि सप्लाई चेन्स हैव टू बी बिल्ट अप। अब किस चीज की सप्लाई चेन, देखिए आप ऐसा नहीं है आप बायोमास लेके आए, आपने कोल के कंटेनर में डाला और उसको आपने जला दिया, को फायर कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। आप उसको देखिए टोरिफाई भी करना पड़ेगा। टोरिफाई क्या होता है, उसके लिए ये कह रहे हैं फैसिलिटीज अभी डेवलप नहीं हुई है, उसके सप्लाई चेन कम है। टोरिफिकेशन बेसिकली क्या होती है, जब आप बायोमास लाएंगे ऑब्वियसली उसमें कितना सारा मॉइस्चर होगा, so you have to get rid of that moisture first, you have to dry it, roast it, so that you can use it in the co-firing process। तो उसके लिए भी तो बेसिकली आपको पूरी फैसिलिटीज बिल्डअप करनी है। तो ये जो है ना बेसिकली लैक इस चीज में कर रहे हैं, ओके जो थर्मल पावर प्लांट्स है। सो इट्स नॉट अ वन डे थिंग, यू से इट एंड इट्स डन, इट कैन नॉट बी। तो ये चीज, बट ऑफ कोर्स थोड़ा सा पेस अप तो करना ही चाहिए। कफ सिरप्स एक्सपोर्टेड ओनली टू द गैम्बिया फाइंड्स CDSCO प्रोब। तो आपको पता है WHO ने बेसिकली क्या वार्निंग इशू की थी वेंसडे को, क्योंकि 69 डेथ्स हुई हैं वेस्ट अफ्रीकन नेशन में जिसका नाम गैम्बिया है। क्यों, क्योंकि वहां के बच्चों ने छोटे छोटे क्या किया है, कफ सिरप, 4 तरह की कफ सिरप ऐसी है जो आपको पता है, एक इंडियन बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी मेडन फार्मास्यूटिकल्स, उनके द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है, एक्सपोर्ट की गई है गैम्बिया को, और उन्होंने कंज्यूम की है, जिसमें आपको मैंने बताया था बहुत सारा ग्लाइकोल, इथिलाइन ग्लाइकोल और ये सब वगैरह उसमें काफी कंसंट्रेटेड फॉर्म में है जो उनकी डेथ का कारण बने। ठीक है, तो फाइनली अब एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट की गई है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, देखिए बेसिकली क्या था, WHO का कंसर्न थोड़ा सा बड़ा क्यों हो गया, क्योंकि वैसे तो अभी कोई कंक्लूसिव स्टेटमेंट आई नहीं है WHO की तरफ से भी, लेकिन उनको डर ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस कंपनी ने
और भी कंट्रीज में कफ सिरप एक्सपोर्ट किए हो, तो इसका मतलब डेंजर और भी जगह हो सकता है। लेकिन फाइनली ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है CDSCO, इन्होंने एक इंक्वायरी बिठाई जिससे ये पता चला कि ये जो 4 कफ सिरप्स थे जो इस कंपनी द्वारा एक्सपोर्ट किए गए, ये सिर्फ और सिर्फ गैम्बिया को ही एक्सपोर्ट किए गए थे और किसी कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये एक हरियाणा बेस्ड मैन्युफैक्चरर है जिन्हें लाइसेंस भी मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये एक इलीगल मैनर में कुछ एक्सपोर्ट हुआ है एंड ऑल ऑफ दैट, नथिंग लाइक दैट। तो स्टेट ड्रग कंट्रोलर ने इनको लाइसेंस भी दिया हुआ है कि 4 प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसे आप देख सकते हैं कॉफी नैक्सलिन बेबी कफ सिरप, मैकऑफ बेबी कफ सिरप और मैग्रिप, ये सब आप देख सकते हैं। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कुछ थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशंस के आर्टिकल्स को, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का इंटरनेशनल रिलेशंस का जितना भी कुछ कंटेंट आया है, इट्स इंपॉर्टेंट। इंडिया एब्सटेन्स ऑन श्रीलंकन वोट एट ह्यूमन राइट्स एट यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। देखिए, बहुत पहले मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ जो यहाँ नहीं लिखी। As far as I am here, as far as I am doing what I am doing in this space, I would make sure that I could help you in some way at least to develop a comprehensive understanding of each and every article that pops up in the newspaper. And hence I, try my level best. Actually, I try my level best that I could, जिस पर्पज से इसको स्टार्ट किया गया है इस इनिशिएटिव को, वो पर्पज सॉल्व हो। आई शुडंट रियली बी जस्ट ये कुछ फैक्ट्स बता दिए, ये डिसएडवांटेज है, ये जो आने भी नहीं वाले कभी। ये बात आपको अभी तक पता चल जानी चाहिए कि जिन चीजों में लोग लगे हुए हैं, क्यों आप अपने इतने साल बर्बाद करना चाहते हैं। जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कैसे चीजें इवॉल्व हो रही हैं, क्योंकि इतना ईजी अब कुछ भी नहीं बचा। ओके, सो मैं पहले आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे देती हूँ। आपको बहुत अच्छे से याद होगा जब हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, जब इतना बड़ा इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक ट्विटर पे टसल चला था हमारे डिप्लोमेट्स और चाइनीज डिप्लोमेट्स के बीच में। ऑफ कोर्स स्टार्ट उन्होंने किया था। तो चाइनीज डिप्लोमेट ने क्या कहा था, जो श्रीलंका में पोस्टेड थे, उन्होंने कहा था कि हम देखते हैं अब ह्यूमन राइट्स काउंसिल पे एक्चुअली क्या होता है। जो श्रीलंका के सो कॉल्ड नेबर्स हैं नियर और फार, यानी कि इंडिया और USA, वो क्या करते हैं, वो जो ऑलरेडी इतनी ज्यादा बुरी स्थिति में कंट्री है, श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रही है, जो इनके यहाँ पे ये ह्यूमन राइट्स क्राइसिस नहीं चल रहा है इनका, क्योंकि लोगों के पास खाना नहीं है, फूड सप्लाई नहीं है, फर्टिलाइजर्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो ये ह्यूमन राइट्स क्राइसिस लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या फिर वो ह्यूमन राइट्स क्राइसिस जो ये लोग कहते हैं सिविल वॉर के टाइम पे इतने ज्यादा क्राइम्स हुए और ये सब वगैरह। तो देखते हैं ये कब तक बुली करते रहते हैं श्रीलंका के नेबर्स। तो आपको ये चीज पता है। तो फिर इंडिया ने क्या रिप्लाई किया था कि ये जो बुलिंग नेचर है, या जिस तरह का आपका नेचर है, जिस तरह की बातें आप इंडिया के बारे में आप कह रहे हैं, उससे पता चलता है कि आपकी मेंटालिटी क्या है। आप करते हो ये जो आप भारत पे एलिगेशंस लगा रहे हो। एंड माय डियर फ्रेंड, माय डियर चाइनीज फ्रेंड, यू डू नॉट इवन नो व्हाट इंडिया इज। आपको याद होगा। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस ओनली। मुझे पता था कि जो इंडिया का स्टैंड होगा, मुझे क्या आपको ही पता होगा, वो यही होगा, क्योंकि हम इतनी मदद कर रहे हैं। देखिए, जनवरी से लेके अभी तक जो श्रीलंका का क्राइसिस चल रहा है, सबसे ज्यादा किस कंट्री ने उनको हेल्प किया है, लाइन ऑफ क्रेडिट किसने दिया है, ग्रांट्स किसने दिए हैं, भारत ने। इनफैक्ट चाइना हैजंट गिवन इवन अ सिंगल पेनी टू श्रीलंका एज ऑफ येट। नो कंट्री has been so much of a support to Sri Lanka as has India been. ओके, तो इस चीज में हमें पता था कि हम उनको एक क्राइसिस में और नहीं डाल सकते। हम रेजोल्यूशन उनके अगेंस्ट वोट कर दें, फिर तो आपको पता है कि क्या हो सकता है, उन पे फिर और ऑब्लिगेशंस आ जाएगी, फिर वो उसको संभालेंगे, अपने लोगों पे जो क्राइसिस आया हुआ है उसको संभालेंगे। तो ये चीज आपको पता थी। तो एज एक्सपेक्टेड हमने एब्सटेन किया श्रीलंका के जो वोट किया गया। एब्सटेन यानी कि हमने एब्सेंट रहना, एब्सेंट इन द सेंस हमने वोट ना करना सही समझा, ना हमने फेवर में वोट किया, ना हमने अगेंस्ट में वोट किया। तो वी जस्ट शोड ऑफ रिमेन न्यूट्रल। तो भारत ने थर्सडे को क्या किया है, एब्सटेन किया है वोट करने से, जिस रेजोल्यूशन को श्रीलंका के अगेंस्ट लाया गया। कहां पे, जिनीवा में, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। ओके, तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने अपने कंसर्न्स व्यक्त नहीं किए। हमारे कंसर्न्स बिल्कुल जायज हैं। इनफैक्ट बहुत लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सबसे ज्यादा कंसर्न्स भी इंडिया के ही हैं इस वॉर से रिलेटेड, क्योंकि हमारे जो तमिल हैं, जिससे बेसिकली तमिलनाडु के बहुत लोग हैं जो रिलेट करते हैं वहां के तमिल से, राइट। ये बात आपको पता है। तो उनके जो भी कंसर्न्स हैं वो हमारे कंसर्न्स हैं, बिकॉज समहाउ वी आर कल्चरली एथनिकली रिलेटेड। तो हमने बेसिकली ये चीज ऑब्जर्व की है कि श्रीलंका की प्रोग्रेस कुछ खास नहीं है। किस चीज में, इंप्लीमेंट करने में जो कमिटमेंट्स उन्होंने 13th अमेंडमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन में की है। 13th अमेंडमेंट
अमेंडमेंट क्या बात करता है? 13th अमेंडमेंट बात करता है कि डेवोल्यूशन यानी कि पावर्स को डिवॉल्व किया जाएगा, डिसेंट्रलाइज आप कह सकते हैं एक लूसिड मैनर में, कि जो पावर सेंटर के पास है, कुछ कुछ पावर्स आप नीचे भी दीजिए। जैसे हम क्या करते हैं, पंचायत को देते हैं कुछ कुछ पावर्स, राइट? तो जितनी भी प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं, बेसिकली इनका हमारा क्या स्टैंड है कि जो नॉर्दर्न रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है श्रीलंका का, राइट, जहाँ पे तमिल बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, इन सारी काउंसिल्स को अपना थोड़ा सा खुद सेल्फ गवर्निंग पावर्स मिलनी चाहिए। ये नहीं कि सेंटर से पावर आ रही है, इतना ज्यादा सेंट्रल कमांड है, उनमें इलेक्शंस हो, जैसे पंचायत इलेक्शंस होते हैं, वहां के भी सेल्फ गवर्निंग प्रोविंशियल काउंसिल्स में इलेक्शन हो। जो हमने कहा है इनएडिक्वेट है, श्रीलंका इसको बिल्कुल भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, ऑलमोस्ट हम नहीं सही मानते जो पेस पे चल रहा है इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो ये चीज अब हमने क्या कहा है, हम ये भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। श्रीलंकन्स के लिए प्रॉस्पेरिटी अचीव करना और बेसिकली रियलाइज करना कि जो एस्पिरेशन है तमिल्स की, जो श्रीलंका में रहते हैं, उनकी एस्पिरेशन क्या है? ऑब्वियसली तमिल माइनॉरिटी है वहाँ की, ठीक है, पर वो भी तो एस्पायर करते हैं प्रॉस्पेरिटी के लिए, डिग्निटी के लिए, पीस के लिए। तो ये भारत का ये कहना है कि देखिए सारे श्रीलंकन्स के लिए जो प्रॉस्पेरिटी है और जो तमिल्स के लिए प्रॉस्पेरिटी और डिग्निटी की उनकी एस्पिरेशन है, दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। दे आर बिकॉज तमिल्स आर श्रीलंकन्स एनीवेज यार, मतलब वहाँ के जो तमिल्स है वो श्रीलंकन ही तो है, उनकी प्रॉस्पेरिटी अलग है, हमारी अलग है। ऐसा तो नहीं हो सकता श्रीलंका डेवलप करे लेकिन तमिल माइनॉरिटी वहीं की वहीं रह जाए। इट शुडंट हैपन, राइट? ये हमारा स्टैंड बेसिकली हमने बोला है। और आपको ये पता है क्योंकि हम इमीडिएट नेबर हैं, भारत श्रीलंका का इमीडिएट नेबर है, तो हमने ऑब्वियसली बहुत सब्सटेंसिवली कंट्रीब्यूट किया है उनकी रिलीफ और रिहैबिलिटेशन। जो 2009 में वॉर एंड हो गई, उसके बाद भी जो दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ा पूरी कंट्री का, स्पेशली नॉर्दर्न रीजन, हमने उसमें काफी ग्रांट्स दिए, बहुत कुछ किया। फिर उसके बाद भी हम देख सकते हैं जो जनवरी से लेके अभी तक कौन खड़ा है? भारत खड़ा है, ये चीज। ओके, अभी जो 13th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में कंसर्न्स है ना, जिसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहा श्रीलंका, ये जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया ना उसमें भी मेंशन्ड है। तो ये कुछ था जो आपके लिए जानना जरूरी है कि इंडिया का कंसर्न उस रेजोल्यूशन में भी मेंशन पाया है। ओके, इंडिया के कंसर्न में। तो ये चीज, अब रेजोल्यूशन का टाइटल और कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो मुझे लगता है आपको जाननी चाहिए वो हम देख लेते हैं। रेजोल्यूशन का टाइटल था प्रमोटिंग रिकंसिलिएशन, अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स इन श्रीलंका, जिसको अडॉप्ट किया गया काउंसिल द्वारा। देखिए 20 मेंबर्स हैं जिन्होंने बेसिकली अडॉप्ट किया, फेवर में वोट किया। आउट ऑफ 47 मेंबर्स, आपको पता है काउंसिल की स्ट्रेंथ 47 मेंबर्स है, और राइट 20 कंट्रीज हैं एब्सटेन किया जिन्होंने, जो आपको पता है, राइट, जिसमें से हम भी एक हैं एब्सटेंशन जिसने चूज की। अब बाकी 7 हैं जिन्होंने अगेंस्ट वोट किया, मतलब कि ये इस तरह का रेजोल्यूशन नहीं अडॉप्ट किया जाना चाहिए। एज एक्सपेक्टेड चाइना वाज देयर एंड एज एक्सपेक्टेड पाकिस्तान वाज आल्सो देयर, बिकॉज व्हाटएवर चाइना वुड डू पाकिस्तान हैज टू फॉलो। ओके, उन्होंने अगेंस्ट में वोट किया, तो उन्होंने बेसिकली अगेंस्ट में वोट करके दिखा दिया कि हम श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ हैं, उनकी सॉवरेनिटी के साथ हैं, एंड ऑल ऑफ दैट चाइना सेज। ओके, अब रेजोल्यूशन जो आपको पता है जिसने गवर्नमेंट को कॉल किया कि बेसिकली आप श्रीलंका को क्या करिए, श्रीलंका को एनेबल करिए कि वो प्रॉम्प्ट, थरो और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करे जिस तरह के वॉर क्राइम्स उस टाइम पे हुए थे, एंड इफ वारंटेड, अगर मतलब सही लगता है और डिमांड होती है कि बहुत सारे क्राइम्स अगर सामने आते हैं तो फिर आप प्रोसिक्यूट भी करिए, लीगल प्रोसीडिंग्स चालू करिए। किसके अगेंस्ट? जिस तरह के क्रिमिनल्स अगर आज भी हैं उनके खिलाफ, जो उस टाइम पे उन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की। आपको पता है लूटपाट, इतना प्लंडर किया गया था मेजोरिटी द्वारा माइनॉरिटी रीजन्स में। ऐसा नहीं है कि तमिल्स ने कुछ गलत नहीं किया था, तमिल्स ने भी बहुत गलत किया था, पर एक्चुअल में उनके साथ ज्यादा गलत हुआ, क्योंकि आप आज भी देख सकते हैं, आज भी बहुत बार इंटरनेशनल रिलेशंस का जो पेपर आता है बेसिकली न्यूज़पेपर में से, उसमें बहुत बार आपको कितनी सारी मदर्स, तमिल मदर्स, जिनके बच्चे एक्चुअली वेंट मिसिंग ड्यूरिंग 2009, तब से लेके आज तक वो एक वेयर इज माई चाइल्ड, दे होल्ड देयर, कितनी बड़ी लाइन होती है जो प्रोटेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुतों ने अपने बच्चे खोए वहां पे, बहुत कुछ हुआ था उस टाइम पे। तो ये सारी चीजें इन्होंने बोला है, और बेसिकली इन्होंने बोला है कि आप प्रोसिक्यूट करिएगा, आप करप्शन को भी, जो भी अगर पता चलता है, जो ऑब्वियसली श्रीलंका में बहुत ज्यादा है, स्पेशली राजापक्सा गवर्नमेंट वाज allegedly very corrupt according to others, including were committed by all right public officials भी अगर करते हैं corruption तो उनके अगेंस्ट भी prosecution करवाई जाए। US thinks Ukraine is behind Dugina's death. Now this is something very interesting.
देखिए, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, दारिया दुगीना, हमने इनको भी डिस्कस किया था। ये कौन है? बेसिकली डॉटर हैं, किनकी डॉटर है? एक जर्नलिस्ट थी वैसे तो, शी वॉज एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट टू से दैट, बट ऑफ कोर्स ये इंडिपेंडेंट इतनी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये जिनकी बेटी है वो एक बहुत प्रोमिनेंट रशियन नेशनलिस्ट है। कई लोग कहते हैं कि जो इनके फादर हैं वो बेसिकली इज द मास्टर माइंड ऑफ दिस यूक्रेनियन इन्वेजन, एंड ही इज काइंड ऑफ सपोर्ट, हार्डकोर सपोर्टर ऑफ पुतिन। तो ऑब्वियसली ये लोग, ये जो थी, ये भी कहीं ना कहीं फेवर ही करती थी यूक्रेनियन इन्वेजन को, और जितने भी सोवियत टेरिटरीज हैं इन्हीं की हैं इस बात को। ठीक है, तो इनके साथ आपको पता है कि क्या हुआ था। इनको एक कार बॉम्ब अटैक में, जैसे इनकी कार चली और फिर वो एक अटैक हो गया, वो फट गई पूरी कार एंड शी डाइड देयर एंड देन। तो बेसिकली यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता चला है, यूएस तो नहीं है इसके पीछे, यूनाइटेड स्टेट्स ने पहले ही बोल दिया था कि हम, उनको सच में मतलब ये चीज़ बाद में ही पता चली जब अटैक हो गया कि ऐसा कुछ था। तो यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज बिलीव करती हैं कि यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था इस कार बॉम्ब अटैक को, जो अगस्त में हुआ था, और हुआ भी रशिया के ही टेरिटरी में था, विच वॉज अगेन समथिंग वेरी absurd एंड समथिंग विच सीम्ड क्वाइट इम्पॉसिबल एट दैट मोमेंट। ठीक है, ये चीज, अब ये जो पेपर आया है सामने, सेड यूएस ऑफिशियल सस्पेक्टेड डुगीना's फादर अलेक्जेंडर डुगिन एक वोकल सपोर्टर हैं जो रशिया के, ये बात आपको पता है, रशिया के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के। तो बेसिकली पता है, यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज का मानना है कि उनके फादर थे ना, एक्चुअल टारगेट तो वो थे, उनको असैसिनेट करना था, और जान किसकी चलेगी गलती से, उस कार में बैठना उन्होंने था, इनके फादर ने, अलेक्जेंडर ने, लेकिन उस दिन पता नहीं कैसे उस कार को वो यूज कर रही थी एंड शी डाइड। सो काइंड ऑफ ये चीज गलत हो गई, लेकिन इन्होंने ये चीज बता के अपना, यूक्रेन ने भी डिनाई किया ही हुआ है कि हम इन्वॉल्व नहीं है किलिंग में, ये सब वगैरह। पर एक्चुअल में ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज का एक कंसेंसस है इस चीज पे कि यूक्रेन ने ही अटैक करवाया था। रिकैप्चर्ड वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ की खरसोन रीजन, यूक्रेन। देखिए, यूक्रेन अब थर्सडे को यूक्रेन ने क्या कहा है कि हम धीरे धीरे रशियन ट्रूप्स को भगा रहे हैं। कहाँ से? जो सदर्न खरसोन रीजन है, आपको पता ही उन चारों टेरिटरी में से एक है जिसको एनेक्स कर दिया गया है रशियन टेरिटरी के साथ, इंटीग्रेट करने के लिए लॉ भी बन रहा है। ओके, तो ऑलरेडी पुतिन ने साइन कर दिया है उस बिल पे जिसको लॉ बना दिया गया है। ऑलराइट, तो बेसिकली अब वहां से एक काउंटर ऑफेंसिव है, क्योंकि ऑफेंसिव किसने किया, ऑफेंड किसने किया है, रशिया ने, तो उसके अगेंस्ट जो भी होगा वो काउंटर ऑफेंसिव अटैक होगा जो यूक्रेन कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज, और राइट, जो यूक्रेन की मिलिट्री है डेफिनेटली हैज नॉट ओनली सेड दैट कि हम यही वाली टेरिटरी क्लेम कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा है कि हम जो डोनेट्स्क है, लुहांस्क है, ये रीजन भी हम वापस लेंगे ही, वहां से भी बेसिकली ये जो दो रीजन है, डोनेट्स्क और लुहांस्क, ये वाले रीजन तो अभी 2014 से जो क्रेमलिन के यानी कि जो रशिया के प्रॉक्सी फोर्सेज है वही उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर बाई चांस इस तरह की डिफीट मिलती रहती है रशिया को, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की क्रेडिबिलिटी पुतिन की इस मिस कैलकुलेशन को मिल रही है। ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज आर समहाउ अगेंस्ट व्हाट इज हैपनिंग। बाइडेन डजंट एक्सक्लूड मीटिंग पुतिन एट G20। G20 आपको पता है समिट होने वाला है इंडोनेशिया में, बाली में। तो वहां पे देखिए, बाइडेन से जब क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप पुतिन से मिलेंगे उस टाइम पे, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, कहते तब का तब देखेंगे। सो ही hasn't quite ruled out the possibility of meeting Putin. UK Home Secretary links FTA to concerns over immigration. All right. Now Liz Truss has become the Prime Minister of UK, and of course Liz Truss आपको पता है जब वो Foreign Secretary हुआ करती थी, जब वो जब लिज ट्रस हुआ करती थी, उन्होंने जिस तरह की एफटीए की डील्स की शुरुआत किसने की? देखिए, नेगोशिएशन जब स्टार्ट हुई यूके और भारत के बीच में, एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट टॉक जब स्टार्ट हुई थी, उसे लिज ट्रस ने स्टार्ट किया था। नाउ शी इज द प्राइम मिनिस्टर। पर देखते हैं कुछ चेंजेस आए हैं। सम ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी आयरॉनिकल एंड आई विल टेल यू हाउ। क्योंकि देखिए क्या हुआ है, जो ट्रेड ऑफिशियल्स इंडिया से हैं, यूनाइटेड किंगडम से हैं, फाइनली वो सील करने की कोशिश कर रहे हैं एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को, एक इन द कमिंग वीक्स ओनली। क्योंकि देखिए डेडलाइन क्या है, बेसिकली डेडलाइन है दीपावली से पहले पहले, अराउंड दीपावली, अक्टूबर 24 को जो है। और राइट, ये डेडलाइन किसने सेट की थी दीपावली के आसपास की? यूके गवर्नमेंट, जो बोरिस जॉनसन के टाइम पे थी। तो ऑफ कोर्स द कमिंग गवर्नमेंट हैज टू फॉलो व्हाट द प्रीवियस गवर्नमेंट है। ऑब्वियसली ये कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ही है, ये तो नहीं कि
लेबर पार्टी आ गई है, गवर्नमेंट तो सेम ही है, ठीक है। तो ये चीज ऑलराइट। तो उन्होंने देखिए क्या बोला है, यूके की होम सेक्रेटरी जो अब नहीं है, उन्होंने बोला है कि हम नहीं बैक करेंगे डील को, स्पेशली मैं बैक नहीं करूंगी अगर जब ये डील साइन हुई तो बहुत सारी इमिग्रेशन अगर यूके में आ जाएगी, कहाँ से, इंडिया से, अगर बहुत लोग यहाँ पे इमिग्रेट करके आ जाएंगे, देन आई एम नॉट गोइंग टू बैक दिस डील। ओके, तो ये चीज आपको पता है कौन है यूके की होम सेक्रेटरी, ब्रेवरमैन। अब कुछ आयरॉनिकल चीज जो मैं आपको बताऊं वो चीज ये है कि आई शुड रीड हियर, मिस ब्रेवरमैन इज herself a child of Indian origin migrants, which is very ironical। और फिर जिस तरह से उन्होंने अब रेजर्वेशंस ये दिखाई हैं, देखिए अगर आप यहाँ पे स्टेटमेंट्स पढ़ सकते हैं, तो देखिए इन्होंने ये कहा है कि जब ब्रेग्जिट हुआ था, ब्रेग्जिट का मतलब क्या था, तो ब्रेग्जिट लोगों ने क्यों किया था, क्योंकि वो बेसिकली क्या हो रहा था ना, जब आप ईयू से जुड़े हुए हो, ईयू के एक पार्ट हो जहाँ पे कोई भी बेसिकली बॉर्डर्स को नहीं मानते, फ्री वीजा एंड ऑल ऑफ दैट तो फिर हर कोई आ सकता है, रह सकता है, इमिग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो उन्होंने कहा ब्रेग्जिट इसीलिए नहीं साइन किया था, लोगों ने वोट किया था कि कोई भी आके यहाँ पे माइग्रेट कर सके, तो फ्री ट्रेड डील में ऐसे इस तरह का माइग्रेशन अलाउ नहीं होगा, तभी मैं बैक करूंगी डील को, ठीक है। तो इन्होंने फाइनली ये भी बोला है कि इंडियन माइग्रेंट जब आते हैं ना यहाँ पे, तो फिर मतलब वो बड़ी देर देर तक रह जाते हैं और जाते नहीं है, विच इज़ वेरी आयरॉनिकल, क्योंकि आप भी उन्हीं के एक प्रोजनी हैं। पर तो इन्होंने ये चीज़ कही है। ऑलराइट, तो अब देखिए क्या हो रहा है कि अक्टूबर में काफी ज्यादा ऐसा माना जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुड आल्सो विजिट लंदन, लेकिन ये कंटिंजेंट है, यानी कि डिपेंड करेगा कि अगर एफटीए नेगोशिएशंस फाइनलाइज हो जाएगी एक सेटिस्फैक्टरी एक्सटेंट तक, तब तक तो ही मिस्टर मोदी जाएंगे। ओके, तो ये चीज, लेट्स मूव ऑन टू अनदर आर्टिकल। ऑलराइट, this article which I am going to discuss now is about moonlighting, but this is not something very important। अगर मुझे टाइम मिला ये आर्टिकल मैं सबसे एंड में डिस्कस करूंगी, क्योंकि सब कुछ हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसके बारे में। बस कुछ कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो मुझे लगता है आपके लिए जाननी जरूरी हो सकती हैं, जो आप जान सकते हैं कि इवॉल्व कैसे हो रही है, हर कंपनी का क्या कहना है मून लाइटिंग पे। अदरवाइज इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। Now, this is something very interesting. I mean, Vivek Kaju, of course, he is a master writer, a former diplomat, you know him. काफी senior diplomat, अब तो खैर मतलब ये रिजाइन कर चुके हैं, इनका टेन्योर पूरा हो चुका है। पर इन्होंने काफी इंटरेस्टिंग, ये एक एडिटोरियल है, पता नहीं इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, पर एक जनरल एवोल्यूशन ऑफ माइंड के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक आइडियोलॉजीज इन एक्सटर्नल सेटिंग्स। ओके, अगर आप इसे खुद पढ़ेंगे ना, आपको बहुत कई चीजें आप जो समझेंगे ना, वो चीज लिखी ही नहीं है, एंड आई विल टेल यू हाउ। ओके, नेशनल स्टेटमेंट्स मेड बाय द वर्ल्ड्स पॉलिटिकल लीडर्स ड्यूरिंग द जनरल डिबेट एट एवरी फ्रेश सेशन ऑफ द यूएनजीए आर डायरेक्टेड प्राइमरली टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी, बट टेक इनटू अकाउंट डोमेस्टिक पॉलिटिकल एंड सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसका मतलब ये है कि जब भी जो नेशनल स्टेटमेंट्स, यानी कि अगर हर देश देखिए अपनी एक स्टेटमेंट देता है जब भी एक सेशन होता है यूएनजीए का, जैसे कि अभी हमने देखा 77th यूएनजीए सेशन हुआ, जहां पे मिस्टर जयशंकर वाज देयर फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। ऑलराइट, तो जब भी इस तरह की स्टेटमेंट हर देश देता है, तो वो ऑब्वियसली उनकी जो ऑडियंस होती है जिसको वो दे रहे होते हैं वो डिलीवर, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी होती है पूरी। लेकिन जो वो स्टेटमेंट्स होती हैं उसका सोर्स क्या है, जो उनका डोमेस्टिक पॉलिटिकल और सोशल सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं। तो वैसा ही भारत के साथ हुआ, पर ये थोड़ा सा उस चीज को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि कई चीजें जो मिस्टर जयशंकर, देखिए ये बात सच है, इन्होंने भी अपलोड किया है काफी, और मैं भी काफी बार, अगर आप मेरे एक रेगुलर एनालिसिस वीडियोस के फॉलोअर हैं तो आपको पता है कि हाउ मच आई सपोर्ट द विट एंड हाउ द विट ऑफ our foreign minister. He is extremely witty and he is extremely, जिस तरह के जवाब वो देते हैं, it's commendable. Okay, तो ये चीज इन्होंने भी बोली है कि जो इंडियन जो पोजीशन है जो मिस्टर जयशंकर रखते हैं, जिस तरह का प्रोफेशनलिज्म उनमें है, प्रिसिशन जिस तरह का वो एग्जिबिट करते हैं, डेफिनेटली इंटरनेशनल इश्यूज पे इंडिया की क्या पोजीशन है, वो इट इज अपलॉडेबल, उनको सच में इस चीज के लिए अपलॉड किया जाना चाहिए। पर इन्होंने कहा है कि जो कुछ जो एरियाज थे मोदी गवर्नमेंट के, जो डोमेस्टिक एजेंडा के, जो उन्होंने बेसिकली वहां पे रेज किए, वो कुछ सही नहीं है, कुछ ट्रबल है उसमें। अब हम देखते हैं क्या है। ओके, डी कोडिंग द मिनिस्टर्स फॉर्मुलेशन। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, बेसिकली मिस्टर जयशंकर ने प्रेज किया डेटर्मिनेशन, इनोवेशन एंड एंटरप्राइज ऑफ मिलियंस ऑफ ऑर्डिनरी इंडियंस। ठीक है,
इन्होंने क्या क्या कहा मिस्टर जयशंकर ने कि जो इतने डिटरमाइंड इनोवेटेड, जो इतने ज़्यादा इनोवेशन करने वाले जितने भी इंडियंस हैं, ऑर्डिनरी इंडियंस, वो क्या करने में कोशिश कर रहे हैं, रीजुविनेट करने में एक ऐसी सोसाइटी। अब देखिए ये आप ध्यान से सुनिए, pillaged by centuries of foreign attacks एंड कोलोनियलिज्म और फॉरेन अटैक से जो इतने सालों तक हम ग्रस्त थे हमारी कंट्री, उसके बाद अब जो जिस तरह से यहाँ की जनता इनोवेशन का पाथ अपना रही है और डिटर्मिनेशन का, और जैसे देश को एक नए स्तर पे लेके जा रही है, वो चीज़ उन्होंने प्रेज की थी मिस्टर जयशंकर ने। अब देखिए जिस तरह से आपने ये स्टेटमेंट पढ़ी, pillaged by centuries of foreign attacks and colonialism, तो इनका ये कहना है विवेक काचू जी का कि ये सेंचुरीज ऑफ फॉरेन अटैक्स और कोलोनियलिज्म इन्होंने डिफरेंट रखा है इन दोनों वर्ड्स को। क्यों? क्योंकि देखिए इनका ये कहना है, बहुत सारे जो असेंबली चेंबर में बैठे थे जिनको पता ही नहीं है कि किस तरह से आइडियोलॉजिकल कंटेस्टेशन अब हमारे भारत में चल रही हैं, राइट, क्या क्या कंटेम्प्रेरी इंडिया में अब डिबेट चलती हैं सोशल मीडिया पे, या फिर किस तरह से पॉलिटिक्स है अब हमारे देश की, अगर तो वहाँ के असेंबली के मेंबर्स नहीं अवेयर इन चीज़ों से, वाकिफ ही नहीं है बिल्कुल भी, तो फिर उनको तो मतलब कुछ पता ही नहीं, उनको लगेगा बस फॉरेन टैक्स का मतलब भी कोलोनियलिज्म से ही, मतलब बेसिकली उसका तात्पर्य कोलोनियलिज्म था। लेकिन अगर बाई चांस जो फॉलो कर रहे हैं जिस तरह की आइडियोलॉजिकल डिवीजन अब प्रेजेंट डे इंडिया में है, उनको ये डिस्टिंक्शन समझ आ गई होगी। देखिए अब हम देखते हैं कि क्या डिस्टिंक्शन है। ये बात आप भी अब तक तो समझ गए होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मिस्टर जयशंकर का सेंचुरीज ऑफ फॉरेन इन्वेजन से मतलब तो ये नहीं था कि कुषाण और हन इन्वेजन जो इंडिया में हुई थी, राइट, आप जानते हैं ये सब कुछ, ठीक है। ये ऑब्वियसली इनका मतलब क्या था, जो अरब अटैक हुआ था सिंध पे, यानी कि, या फिर बेसिकली जो मुगल इन्वेजन आप जानते हैं, राइट, मुगल के खिलाफ कितना ज़्यादा जो करंट रिजीम है कैसे कंपेयर करती है, कि दूसरी पार्टीज को भी अगर आपने कुछ बोलना हो तो आप ये बोल देते हो कि आप मतलब मुगल एरा को सपोर्ट करते हो, एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो दैट किस तरह की आइडियोलॉजिकल डिवीजन चल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ तो इन्होंने बोला कि ऑब्वियसली जो महमूद ऑफ गजनी और फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी के जो रूल को आपने उसको रेफर किया सेंचुरीज ऑफ फॉरेन अटैक्स के माध्यम से, उस फ्रेज से, ठीक है, तो जिसने मुस्लिम एरा को इंडिया में एस्टैब्लिश किया था काफी सालों के लिए। तो अब देखिए इनका ये कहना है, डोमेस्टिक कंट्रोवर्सीज आर बेस्ट अवॉइडेड एट द इंटरनेशनल फोरम, क्योंकि देखिए इन्होंने ये बोला है कि एज फार एज द राइटर, मतलब उन्होंने खुद को बोला है कि जहां तक मुझे याद है मैं ऐसा कोई भी इंस्टेंस रिकॉल नहीं कर पा रहा जहां पे इस तरह का रेफरेंस प्री कॉलोनियल इंडिया, यानी कि हम कॉलोनियलिज्म के बाद की बातें करते हैं कि वो हम पे गलत था ये सब वगैरह, हम प्री कॉलोनियल इंडिया की रेफरेंस इंडिया के किसी स्टेटमेंट में, एक जनरल डिबेट में या किसी भी यूएन फोरम पे कभी नहीं हुई है। तो इसीलिए पहली इस तरह की स्टेटमेंट है जो बेसिकली इंडिया की हिस्ट्री को इंटरप्रेट करता है, जो करंट रूलिंग डिस्पेंसेशन है, जो करंट पार्टी रूल कर रही है, उन्हीं की जो सोच है उसको बेसिकली प्रोजेक्ट किया गया है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भी, ऑल दो इन अ कोडेड लैंग्वेज, क्योंकि आधे लोगों को तो सच्ची समझ आया ही नहीं होगा, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला है ये काफ़ी डेंजरस बात है, क्योंकि डोमेस्टिक कंट्रोवर्सीज को अवॉइड ही करना चाहिए कि आप इस तरह की पोजीशंस आप रखें, क्योंकि आपकी जितनी भी प्रोपोजिशन होनी चाहिए इट शुड बी रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन देखिए कोलोनियलिज्म को ही तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए लिखी हैं कि दोबारा से स्लेव ना बन जाए हमारी कंट्री, ठीक है। तो हमेशा जो हमारा रेफरेंस है वो कॉलोनियल एरा है, प्री कॉलोनियल एरा को कभी रेफर ही नहीं किया गया, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने लिखी है। ऑलराइट, एज अ फॉर्मर डिप्लोमेट जो मिस्टर जयशंकर हैं, उनको भी इनका ये कहना है, पता है ऑब्वियसली कि इंडियन डिप्लोमेटिक ट्रेडिशन क्या है, राइट। तो हमने ऑलमोस्ट हमेशा नेशनली यूनिफाइड पोजीशन जो ब्रॉड रखी है, देखिए नेशनली यूनिफाइड पोजीशन तो ये नहीं थी ना। अब देखिए जो आइडियोलॉजिकल डिवीजन है, ऐसा तो नहीं है कि एक ही आइडियोलॉजी, अब एक आइडियोलॉजी भी तो हमारा भारत यूनिफाइड नहीं है ना, हर किसी का अपना आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्शन है, हर किसी का अपना फेथ है, मतलब बेसिकली आइडियोलॉजिकल फेथ की बात कर रही हूँ मैं। तो सबका जो जिस चीज़ में कंसेंसस होता है ना, आज तक हम सिर्फ उसी को बाहर रखते हैं, ऐसा नहीं कि किसी का उस चीज़ पे कंसेंसस नहीं है, किसी का है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये चीज़ इनका कहना है। मिस्टर जयशंकर वेंट ऑन टू से दैट इंडियाज रिजुविनेशन इज टेकिंग प्लेस इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क
और इन्होंने बोला मिस्टर जयशंकर ने कि जिस तरह से इंडिया अब बढ़ रहा है आगे, इट इज रिफ्लेक्टेड इन किसमें, ऑथेंटिक वॉइसेस एंड ग्राउंडेड लीडरशिप। क्यों? क्योंकि लोगों ने बेसिकली विश्वास करना शुरू कर दिया है, चूज करना शुरू कर दिया है ऑथेंटिक वॉइसेस को और ग्राउंडेड लीडरशिप को। तो इन्होंने भी ये बोला है कि अगर ये इंसल्टिंग नहीं है पर एटलीस्ट सैड तो है, क्योंकि आप क्या कह रहे हो इससे, आप ये कह रहे हो कि जो भारतीय नागरिक थे उन्होंने आज तक इलेक्शन जो 1951-52 से हुआ, मतलब गलत लोगों को चुना था, राइट। अभी लीडरशिप उन्होंने सही चुनी है, बेसिकली ये चीज आप रख रहे हो। देखिए मतलब पॉलिटिक्स क्यों वहां पे रखनी है, राइट। ये चीज इन्होंने ये वहां पे लिखी है कि ऑब्वियसली आपने फिर मतलब क्या इंडियन रिपब्लिक जिसे एडल्ट फ्रेंचाइज, जब देखिए एडल्ट फ्रेंचाइज कौन लेके आया था, ऑब्वियसली जो हमारे पहले जिन्होंने सरकार बनाई सबसे पहले उन्होंने, अगर वो भी चाह सकते थे। आज देखिए आप कह सकते हैं कुछ भी कि कुछ भी कह सकते हैं, तो ये तो एक नॉर्मल राइट था ना, सबको मिल सकता था। क्या पता जो उस टाइम के हमारे फाउंडेशन मेंबर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन के या कुछ भी, क्या पता वो कभी अडल्ट फ्रेंचाइज अडॉप्ट ही ना करते, क्या पता उस टाइम पे प्लूरल वोटिंग रखते कि सिर्फ कुछ कुछ एफ्लुएंशियल जो टैक्स पे करेंगे ये करेंगे। ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था, एक बहुत बड़ा फेथ मास में दिखाना, ये अपने में एक बहुत बड़ी बात थी। तो आज आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन उस टाइम का टाइम इमेजिन करके चीजें बोलना बहुत मुश्किल है, ये चीज, ठीक है। इज इट मिस्टर जयशंकर पोजीशन विच ही प्लेस बिफोर द, क्या इन्होंने कहा है कि क्या ये जयशंकर की खुद की पोजीशन थी जो उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रख दी, राइट। तो ये चीज इन्होंने लिखा है कि अभी तक जितने भी लोग चूज कर रहे थे वो अनऑथेंटिक थे या कम ऑथेंटिक थे या कम ग्राउंडेड लीडरशिप चूज कर रहे थे। और ये चीज अब देखिए मिस्टर जयशंकर ने जो 5 प्लेजेस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सेट की हुई है, जो अगले आने वाले 25 साल में हम अपनाएंगे या लागू करेंगे, उसको मिस्टर जयशंकर ने रिकॉल किया एक एक करके। ओके, ऑलराइट, यहाँ पे उन्होंने बोला फिर मिस्टर जयशंकर ने कि ये 5 प्लेजेस जो हैं सिर्फ भारत के लिए रेलेवेंट नहीं है बल्कि पूरे संसार के लिए रेलेवेंट है। ऑब्वियसली अगर हम जनरली भी देखें इट इज लॉजिकल ओनली, क्यों? क्योंकि जो इंडियन पॉपुलेशन है इट कॉन्स्टिट्यूट 1/6 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, तो व्हाट इज गुड फॉर इंडिया इज ऑब्वियसली गुड फॉर द वर्ल्ड टू, right? Greatest happiness of the greatest number if I go by that proposition. Okay, तो ये चीज, अब ये चीज इन्होंने इन्वायरमेंट में भी, जैसे देखिए अगर हम कुछ इन्वायरमेंट में करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो कंट्रीब्यूशन इन्वायरमेंट में होगा वो बड़ा ज्यादा गिना जाएगा, क्योंकि हमारी इतनी सारी पॉपुलेशन अगर इन्वायरमेंटली कॉन्शियस हो जाएगी, डेफिनेटली इन्वायरमेंट में अपने आप चेंज आना शुरू हो जाएगा, ये चीज, ठीक है। तो इन्होंने एक और बात जो मिस्टर जयशंकर ने बोली, द केयर एंड कंसर्न फॉर इन्वायरमेंट इनग्रेन्ड इन आवर ट्रेडिशनल एथोस। अब ये जो राइटर हैं इन्होंने इसमें भी कुछ बताया है कि क्या ट्रबलसम है। इन्होंने बोला है कि जनरल जो प्रोपोजिशन होती है, इट कैन नॉट बी स्ट्रेच्ड सो फार, Alright, it cannot be stressed so far to deny India's great achievements in the United Nations itself. देखिए आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आप कह रहे हो कि हम ट्रेडिशनली ही ऐसे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा नेचर से जुड़े हुए हैं और हमेशा हमने नेचर को प्रोटेक्ट करने में, हमारा यहाँ का ट्रेडिशन कहता है कि हम योगदान देते हैं। लेकिन बेसिकली इनका ये कहना है, विवेक जी का, कि आप एक जनरल प्रोपोजिशन लिखना चाहिए, इस चीज़ पे आप ये स्टेट कर सकते थे कि यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलके हमने आज तक, जैसे UNFCCC पे या किस तरह से यूनाइटेड नेशंस के साथ में ही रह के हमने क्या अचीवमेंट की है इन्वायरमेंट के कंसर्न में। ट्रेडिशन को इस जगह बेसिकली मेंशन करने की जरूरत नहीं थी, इट कुड हैव बीन कंप्लीटली इंटरनेशनल, ये चीज इन्होंने कही है। आप अग्री कर सकते हैं इस बात से, डिसएग्री कर सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा भी नहीं। रिकॉलिंग मिस्टर मोदीज सेकंड प्लेज, मिस्टर जयशंकर सेड, अब ये चीज काफी ट्रबलसम है, क्योंकि मिस्टर जयशंकर ने कहा कि वी विल लिबरेट आवरसेल्व्स फ्रॉम अ कॉलोनियल माइंडसेट। देखिए आप देख सकते हैं इन्होंने बोला कि ये चीज़ रेलेवेंट है एक्सटर्नली हम कैसे कॉलोनियल माइंडसेट से निकलेंगे, मल्टीलैटरलिज्म को अडॉप्ट करके, रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म, जहाँ पे बेसिकली रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस में है मल्टीलैटरल, लेकिन कहने को वो 5 लोग हैं जिनको वीटो मिली हुई है। तो जब आपको पता है वहाँ पे इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए या ब्राज़ील को मिलनी चाहिए या जर्मनी को मिलनी चाहिए या जापान को मिलनी चाहिए या जितने भी और कंटेंडर्स हैं उसको थोड़ा रिफॉर्म करिए, वीटो वगैरह हटाइए, इस तरह का, ठीक है। इस तरह से हम कॉलोनियल माइंडसेट से निकल जाएंगे और मोर कंटेम्प्रेरी ग्लोबल गवर्नेंस। देखिए इट इज अ स्ट्रेंज प्रोपोजिशन टू पुट बिफोर द UNGA दैट द इंडियन माइंडसेट रिमेन्स कॉलोनियल और उसे लिबरेट करने की जरूरत है। देखिए बेसिकली उन्होंने क्या कहा है, ऑथर ने ये कह रहे हैं कि ये चीज बताना कि हमारा अभी भी कॉलोनियल माइंडसेट है, इस चीज से लिबरेट करना, आप इससे क्या बता रहे हो बेसिकली कि कॉलोनियल माइंडसेट है हमारे लोगों का अभी भी, इंडियंस का,
है ना? या फिर क्या कहना चाह रहे हो कि जो हमारी गवर्नमेंट है उनका कॉलोनियल माइंडसेट है कि वो अभी भी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर रहे हैं? मतलब क्या है एक्चुअल में, क्या मतलब है? अगर दोनों ही गलत है, अगर आप दोनों ही, आपका क्या मतलब था, आपने उसको खैर जस्टिफाई नहीं किया, बट स्टिल अब तो यू ऑन रिकॉर्ड में आप बोल चुके हो ये तो। कॉलोनियल माइंडसेट का मतलब क्या है? बेसिकली देखिए, आप लिबरेशन फ्रॉम कॉलोनियल माइंडसेट को कह के आपने क्या कर दिया, डैमेज कर दिया जो भारत का रिकॉर्ड है एज अ पायनियर एंड लीडर इन द ग्लोबल डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस, जो हमने 1950-60s में, जैसे आप जानते हैं। देखिए, इन्होंने कहा है, आप नेहरू और इंदिरा गांधी के कितने भी क्रिटिकल हो, इन्होंने खुद ने बोला है, जी हाँ बिल्कुल, उनका बहुत सारे पॉलिटिकल और गवर्नेंस रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो क्रिटिसिज्म के लायक भी हैं, पर आप डिनाई नहीं कर सकते कि उनकी जो एंटाई कॉलोनियल लीडरशिप थी, जो उन्होंने कितनी कंट्रीज में साथ दिया, अफ्रीका और बाकी जगहों पे, उसको आप नहीं डिनाई कर सकते। ठीक है, आपका कुछ भी आप रूलिंग डिस्पेंसेशन की वहां पे व्यू पॉइंट्स रख रहे हैं, पर आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि कैसे जो हमारी इससे पहले की सरकारें थी, उनका जो कितना ज्यादा लोग सपोर्ट, कितना ज्यादा। देखिए, आज भी बहुत लोग हैं, अगर आप जैसे देखेंगे सिंगापुर में, या कई लोग आज भी रेफर करते हैं मिस्टर नेहरू ने जो एंटायर कॉलोनियल लीग चालू की थी। सो यू कैन नॉट डिनाई दैट। ओके, an entire generation of human rights workers in the United States and South Africa were also inspired by Gandhi जी, ये बात भी आपको पता है, मिस्टर मंडेला, इफ यू कैन सी दैट एंटायर कॉलोनियल स्ट्रगल में। तो आप मतलब क्या कह रहे हो कि हम कॉलोनियल रह गए, वैसे डीकोलोनाइजेशन हो गई, दैट वे। ये चीज ठीक है। वर्ड्स, फ्रेजेस, आर्ग्यूमेंट्स, एक्सटॉर्शंस, exhortations are the tools of diplomacy, ये बात हमको पता है। डिप्लोमेसी इज, डिप्लोमेटिक को क्या कहते हैं बेसिकली? जो छुपे हुए वर्ड्स में कुछ भी टोंट मार दे, हम उसको कह देते हैं यार तो बड़ी डिप्लोमेटिक बातें करता है। तो डिप्लोमेसी इज ऑल अबाउट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ओके, तो आप इनको बड़ा सोच समझ के चूज करिए, आप डोमेस्टिक आइडियोलॉजीज को एक्सटर्नल सेटिंग्स में यूज ना करिए, ये इनका कहना है। ठीक है, मैं बिल्कुल सिर्फ आर्टिकल समझा रही हूँ, मेरा अपना क्या कहना है वो कुछ है ही नहीं है, मेरा कोई कहना नहीं है इस बात पे। सो जस्ट एन आर्टिकल। ओके, और इस तरह की स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स जिसका नेशनलिस्टिक फ्लेवर हो, वो आपको शायद ब्राउनी पॉइंट्स दिलवा दें, शायद आपको इलेक्शंस यहाँ जितवाने में हेल्प कर दें, पर कभी कभी आप शायद हाँ डिप्लोमेटिक पर्पसेस को भी आपके सॉल्व कर दें, बट स्टिल फैक्ट्स, रीजन एंड लॉजिक शुड ऑलवेज सर्व एज योर गाइड्स, कभी उनको ओवरलुक मत करिए। ठीक है, अब ये चीज, अब ये देखिए, आपको मैं एक बात बताती हूँ, this is my prediction, every now and then you can expect a question on CSR, जो काफी पुरानी चीज बन चुकी है, पर इट इज नॉट, ये बड़ा कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है कि इतनी पुरानी चीज पे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता अनलेस एंड अनटिल वो एक करंट इशू ना बने। इट इज ऑल नॉनसेंस, गॉन आर द टाइम्स जब ऐसा हुआ करता था। CSR के ऊपर अगर आपको कुछ ना मैटर मिले, कुछ कुछ फैक्ट्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे, कुछ कुछ सजेशंस भी जो अच्छी हैं, तो आप इस आर्टिकल की कटिंग लेके रख सकते हैं। ओके, अब देखिए, जब से एस्टैब्लिश किया गया है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रजीम को भारत में, कैसे किया गया था? सेक्शन 135, अगर आप कंपनीज एक्ट का देखेंगे 2013, जो एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013, आपको पता है कि वो CSR के रजीम को एस्टैब्लिश करती है। देखिए, आपको CSR भी पता है क्या होता है? कॉर्पोरेट्स की, यानी कि कंपनीज की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, जब आप बहुत प्रॉफिटेबल हैं, आप इतना ज़्यादा वेल्थ आप अक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सोसाइटी की तरफ भी बनती है। आपके पास इतना पैसा है तो आपके पास एक पावर भी है, एक थोड़ा एज भी है कि आप अपना योगदान कर सकते हैं सोसाइटी में, अगर कोई इनइक्वालिटी है या किसी भी तरह को उसको एले करने के लिए। ठीक है, तो ये पहली कंट्री आपको पता होनी चाहिए, वैसे इंडिया ही थी, यहाँ पे ये चीज़ पता नहीं लिखी है कि नहीं लिखी, पर ऐसा इस तरह से, मतलब एक मेजर कंट्री जो CSR को जिसने प्रमोट किया वो इंडिया ही थी। ठीक है, CSR स्पेंडिंग, यानी कि अगर हम भारत की बात करें, वो डेफिनेटली इट हैज गॉन अप। अगर हम 2014-15 की बात करें, कुछ 10,000 करोड़ के आसपास थी, अभी देखें तो कुछ 24,000 करोड़ के आसपास है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि 2 गुना ज्यादा से भी ज्यादा हो गया, 2 गुना से भी ज्यादा। ठीक है, पर देखिए, कोई डेटा नहीं है जो वेरीफाई कर सके कि ये जो इंक्रीज हुआ है वो उस चीज के साथ साइमल्टेनियस है, कॉमेंसरेट है कि नहीं, कि क्या देखिए, ऐसा हो सकता है कि CSR में हमने इंक्रीज देख लिया, लेकिन क्या पता जो इंडियन और फॉरेन कंपनीज हैं जो एस्टैब्लिश्ड है इंडिया में, वो प्रॉफिट्स इससे भी ज्यादा कर रही हूँ, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गई हूँ, लेकिन CSR तो बढ़ रहा है पर उतना नहीं बढ़ रहा जितना उनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। ये भी तो हो सकता है। लुक एट दी अंबानी, look at the Ambanis, Adanis, how much have they grown in this pandemic time? So their CSR obligations could have gone that high, but it didn't, specifically it didn't। ठीक है, ये चीज।
देखिए ये आप खुद से पढ़ेंगे ना आपको बहुत मुश्किल लगेगा, ये मुश्किल नहीं पर कुछ कुछ चीज़ें आपको लगेगा आपको समझ आ गई, चलो छोड़ दो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, कैसे हम देखेंगे। ओके अगर हम बात करें, देखिए एक कंपनी है अगर जो स्पेंड करती है एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द मिनिमम 2%, मिनिमम 2% ही है CSR अपने प्रॉफिट्स के पिछले 3 साल के, है ना, यही है ना रूल। तो एज स्टिपुलेटेड द एक्सेस अमाउंट इज लायबल टू बी सेट ऑफ, अगर बाई चांस आप 2% से ज़्यादा इस साल में अगर आपने कर दिया CSR कॉन्ट्रीब्यूशन, तो फिर आप अगले साल थोड़ा कम कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ होती है सक्सीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स में, ठीक है। तो ये प्रोवाइजो जो एक्ट में बेसिकली ऐड किया गया था, ये वीकन कर देता है फॉर्मर प्रोविजन, सिंस द रिक्वायरमेंट ऑफ 2% इज ओनली अ मिनिमम रिक्वायरमेंट। देखिए जो 2% की रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आप मिनिमम को फिर अगले साल में से काट दो, ऐसा थोड़े। मिनिमम का मतलब है उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, तो प्रेरित करिए आप कॉर्पोरेट्स को कि वो ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करें सोशली, ठीक है। आइडियली कंपनी शुड ऑलवेज बी एनकरेज टू स्पेंड मोर देन दिस, मोर देन द 2% थिंग, ओके ये चीज। अब यहाँ पे ये चीज लिखा है कि बिसाइड्स जो बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज हैं, देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं, ये कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ भी है, क्योंकि जो कंपनीज होती है ना बड़ी बड़ी, जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी कुछ फाउंडेशन और ट्रस्ट तो सबके होते हैं, उनको रजिस्टर करवा देते हैं, ठीक है। अब वो एलिजिबल बन गए CSR की फंडिंग लेने के लिए, इस तरह के ट्रस्ट फिर अपने जो प्रॉफिट्स होते हैं इन्हीं को ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब आप खुद सोचिए, दिस इज समथिंग नॉट अजीब, ऑब्वियसली ये इलीगल नहीं है, अभी तक तो कंपनीज एक्ट इसको इलीगल नहीं बताता या CSR रूल्स भी नहीं बताते, पर इलीगल है, अलाउड है, नहीं है, इस पे तो कंफ्यूजन है, बट दिस इज अजीब, मतलब जो इस चीज का पर्पस है वो तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है ऐसे, ठीक है। क्या पता कोई और जगहों को, कोई और सेक्टर्स को बहुत ज्यादा नीड हो आपकी, राइट, फिर वहां नहीं जा रहा। जोग्राफिकल बायस, अब ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हम फर्स्ट प्रोवाइजो की बात करें, जो सेक्शन 135 क्लॉज 5 में, यानी कि कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 135 क्लॉज 5 है, उसका जो फर्स्ट प्रोवाइजो है वो ये कहता है कि कंपनी को प्रेफरेंस देनी चाहिए CSR कंट्रीब्यूशन के लिए अपने लोकल एरियाज में जहां वो ऑपरेट करता है बेसिकली, ठीक है, विच इज लॉजिकल ऑल्सो। आपका मतलब किसी दूसरे प्रदेश जाके तो नहीं लेके आओगे, ऑब्वियसली आप चैरिटी बिगिंस एट होम, वेरेवर यू आर स्टार्ट विद देयर, ओके इट इज लॉजिकल। लेकिन एक रिपोर्ट है अशोका यूनिवर्सिटी ने जो निकाली है, सेंटर फॉर सोशल इम्पैक्ट एंड फिलांथ्रोपी, जो कहती है कि 54% जो CSR है कंपनीज हैं आर कंसंट्रेटेड इन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड गुजरात, जो रिसीव कर रहे हैं लार्जेस्ट CSR स्पेंड्स। तो देखिए आप एक बात देखिए, महाराष्ट्र ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं यहाँ पे, तमिलनाडु में चेन्नई बहुत बड़ी एक मेट्रोपॉलिटन कंट्री है, कर्नाटका बेंगलुरु की वजह से, और गुजरात में तो आपको पता ही है कि वाइब्रेंट गुजरात का एक कॉन्सेप्ट है, तो ऑटोमेटिकली यहीं पे सारे CSR स्प्रेंड्स, यानी कि यहीं के आसपास वाले ट्रस्ट को CSR कंट्रीब्यूशन हो जाती है, ये तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, राइट। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जो जिनको एकदम एक छोटा सा शेयर मिलता है CSR का, दे रिसीव वेरी लिटिल, और ज़रूरत भी उन्हीं को है CSR के कंट्रीब्यूशन की, ठीक है। तो लोकल एरिया वाला, जी हाँ बिल्कुल लॉजिकल तो है, बट स्टिल मतलब आप सोचिए अगर पूरे भारत में किसी और जगह को जरूरत है, उसके लिए भी कुछ बैलेंस आउट करने के लिए करिए, जरूरी नहीं है लोकल लोकल में ही कॉन्सेंट्रेट कर दें, ठीक है। ये चीज हायर लेवल कमेटी, जो एक हाई लेवल कमेटी थी बेसिकली 2018 की, उसने भी ये चीज बोला था, ये जो एम्फेसिस है लोकल एरिया पे जो एक्ट में है, कंपनीज एक्ट में, इट इज ओनली डायरेक्शनरी, मतलब ये चीज ऐसी डायरेक्शनरी, और उसमें क्या सबसे पहले वहां दे दीजिए, पर बैलेंस हैज टू बी मेंटेन्ड, वही जो मैंने बोला, ठीक है। ऑलराइट, अब हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। अगर हम शेड्यूल 7 की बात करें एक्ट का, उसका एक आइटम 4 है विच डील्स विद ब्रॉडर इन्वायरमेंटल इशूज टू क्रिएट अ काउंटर व्हीलिंग इफेक्ट। अब इन्वायरमेंट की बात हो रही है, लेकिन अगर हम एनालिसिस की बात करें, ऑब्वियसली CSR की कंट्रीब्यूशन तो इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी के लिए भी आप देते ही हैं। तो CSR की स्पेंडिंग अगर हम 2014 से 18 की बात करें, वो रिवील करती है रिपोर्ट एक के, जो सबसे ज़्यादा CSR की स्पेंडिंग हुई है वो एजुकेशन में हुई है 37%, फिर हेल्थ और सैनिटेशन में 29%, और सिर्फ 9% है जो इन्वायरमेंट पे दिया गया है, राइट। तो ये चीज़, और सबसे ज़्यादा इट इज़ अगेन आयरॉनिकल, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो गंद कर रही हैं वही कर रही हैं बेसिकली इन्वायरमेंटली, राइट। सबसे ज़्यादा बुरा जो आपकी वजह से हो रहा है, आपकी एस्टैब्लिशमेंट्स की वजह से एमिशंस वगैरह जो हो रहे हैं वो इन्वायरमेंट को ही हो रहा है, या फिर जिस तरह का आप निकालते हैं और वाटर बॉडीज में छोड़ देते हैं, जिस तरह का इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ठीक है। तो इट इज़ अजीब, आपको सबसे ज़्यादा जो बेसिकली करना चाहिए कंट्रीब्यूट इन्वायरमेंट में होना चाहिए, बट दैट इज़ नॉट हैपनिंग, ओके। तो अगर हम बात करें एग्जिस्टिंग रेगुलेशन के हिसाब से मॉनिटरिंग कैसे होती है CSR की, इट इज़ बोर्ड लेड डिस्क्लोजर बेस्ड रजीम, हम देखते हैं कैसे, अब आपको ये चीज़ भी समझ नहीं आएगी।
ओके, कंपनीज रिपोर्ट करती हैं कि कितना उन्होंने सीएसआर स्पेंड किया एनुअली, किसको, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, एमसीए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। ठीक है, कैसे, एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट करके। ठीक है, लेकिन ये नहीं पता कि इन रिपोर्ट्स का रिव्यू होता है कि नहीं होता, कि कितना किया कितना नहीं किया। तो देखिए सबसे बड़ा इशू पता है क्या है, कि डिजाइन पे, मतलब बेसिकली ये आउटपुट पे फोकस करते हैं रादर देन द क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर की वजह से कुछ भलाई हो भी रही है, इम्पैक्ट क्या है ग्राउंड लेवल पे आपके सीएसआर के उस पे, इस तरह की चीजें क्यों नहीं मतलब बेसिकली रिव्यू की जाती। एक स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस बेसिकली ने भी ऑब्जर्व किया है कि जो इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग सीएसआर स्पेंडिंग बाय कंपनीज, इट इज इनसफिशिएंट एंड डिफिकल्ट टू एक्सेस। ठीक है, ये चीज अब बताते हैं कैसे इट इज इनसफिशिएंट एंड डिफिकल्ट टू एक्सेस, वी विल सी हाउ। अगर हम देखें टेक्निकल गाइड ऑन अकाउंटिंग को, ओके, जिसे इशू किया गया था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आपको पता होगा इंस्टीट्यूट ऑफ सीएस जो होती है। ठीक है, a company is only required to mention its CSR spends। एक कंपनी को अगर देखिए कितना वो CSR स्पेंड कर रहे हैं, या नॉन स्पेंड या अंडर स्पेंड या ओवर स्पेंड, वो सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में मेंशन करते हैं। अभी बताती हूँ क्या इससे फर्क पड़ जाता है। और फिर एडिशनली जो एक ऑडिटर होता है, आपको पता है हर कंपनी अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाती है, ये बात आपको पता है राइट, कि कोई मिसमैच तो नहीं है, जितना हम क्लेम कर रहे हैं और जितना ग्राउंड लेवल पे हम सच में स्पेंड कर रहे हैं या प्रॉफिट हम मेक कर रहे हैं उसमें कुछ दिक्कत ना आए। सरकार को दिखाना बड़ा जरूरी होता है अपना ऑडिटेड रिपोर्ट। ठीक है, तो जो ऑडिटर है वो इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर सकता डिटेल्स को, वो सिर्फ उतना इन्वेस्टिगेट कर सकता है जो डिटेल्स है स्पेंडिंग की, और सिर्फ क्वेश्चन कर सकता है कि मतलब क्या ऑथेंटिसिटी है। पर ऑडिटर पता है क्या नहीं कर सकता, वो बेसिकली अगर आप नहीं कंप्लाई कर रहे सीएसआर परफॉर्मेंस से या फिर इनएडिक्वेट हो, उसमें ऑडिट रिपोर्ट का कोई मेंशन नहीं होता। देखिए अगर ऑडिटर्स बताने लग पड़ेंगे कि सर इस समय प्रॉफिट्स तो इतने थे पर आपने सीएसआर पे काफी अंडर स्पेंड किया, इस तरह से अगर होने लग पड़े तो एक काफी बड़ा चेंज आ जाएगा कंप्लायंस में, राइट। अ पाथवे टू फॉलो। अब देखिए इनका ये कहना है, ये काफी एक इंटरेस्टिंग सजेशन है कि एक नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म जो एमसीए बनाए बेसिकली, उसमें क्या हो हर स्टेट लिस्ट कर सकती है कि ये प्रोजेक्ट्स चालू कर रहे हैं और यहाँ पे सीएसआर की कॉन्ट्रीब्यूशन दी जा सकती हैं, ताकि कंपनीज चूज कर सके कि हमारे सीएसआर फंड्स हम लोकल एरिया में ही नहीं ठूसते जाएं, जो ऑलरेडी हो चुका है अगर वहाँ पे इम्पैक्ट अच्छा तो आप उन प्रोजेक्ट्स को दे सकते हैं। ठीक है, जिसका इम्पैक्ट पूरे भारत पे शायद और ज्यादा अच्छा पड़ सके, तो आप चूज कर सकते हैं अगर ऐसे इस तरह के प्रोजेक्ट हर स्टेट डाल देगी जो चालू कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें भी आप ये चीज देख सकते हैं, यहाँ पे अगर 112 जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, जो हर एमपी आपको पता होगा एक गवर्नमेंट का सांसद आदर्श ग्राम योजना है, अगर इस तरह के प्रोजेक्ट्स वहाँ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में होते हैं तो वहाँ पे भी तो आप सीएसआर स्पेंडिंग कर सकते हो। तो ये चीज अपलोड होगी तो ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट आएगा। कंपनीज को भी प्रायोरिटाइज करना चाहिए इन्वायरमेंट की रिस्टोरेशन को, एक और सजेशन है डेफिनेटली। जहाँ पे वो ऑपरेट करते हैं स्पेशली वहीं पे सबसे ज्यादा एमिशंस वो लोग एमिट करते हैं, तो वहां पे बेसिकली आप क्या करें कि अपना जो सीएसआर स्पेंडिंग कर रहे हैं उसका एटलीस्ट आप 25% इन्वायरमेंट रीजनरेशन के लिए कंट्रीब्यूट करिए। ठीक है, ऑल सीएसआर प्रोजेक्ट शुड बी सिलेक्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटीज, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। ये बिल्कुल सच है। ऑब्वियसली आपको थोड़ा गाइड करें एडमिनिस्ट्रेशन जो है, अथॉरिटीज हैं पब्लिक, कि यहाँ पे सर इस तरह की कंपनी ज़्यादा करेगी तो इम्पैक्ट ज़्यादा बढ़ाएगा। इस तरह से जो एग्रीकल्चर में अगर हम देखें तो कुछ अगर कंपनी जो कुछ ऐसे लोग हैं उन अगर थोड़ी पैकेजिंग फैसिलिटीज आ जाएगी एक पर्टिकुलर तरह की मिर्ची की फॉर एग्जांपल, तो ऑब्वियसली इट वुड हेल्प दैट कम्युनिटी मे बी इन मिजोरम और मणिपुर, right? They will get the kind of confidence that the community lacks at the moment. Recommendations by the high level committee in 2018 should be incorporated, ठीक है, current CSR framework में, ओके, जिससे मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन रजीम स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रेंथन होगा। और जैसे आप देख सकते हैं कि आप डिस्क्लोजर्स एनहांसमेंट हो, डिस्क्लोज आप अच्छे से करें, कैसे आप सिलेक्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स को स्पेसिफाई करें, ग्राउंड्स, रीजंस, लोकेशंस, ये सब कुछ, राइट। और क्या आपकी कौन सा विंग है जो इम्प्लीमेंट कर रहा है, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन सी है, और ये सब कुछ, ओके। और जो स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल ऑडिट होती है विद द डिटेल्स ऑफ सीएसआर एक्सपेंडिचर, आप देखिए बेसिकली कंपनी जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसमें सीएसआर एक्सपेंडिचर पे डिटेल्स वगैरह भी ऑडिटर प्रॉपर्ली ऑडिट करे। ठीक है, मैंडेटरी कर दीजिए इसको, स्टैट्यूटरी कर दीजिए, राइट, जो कंपनीज एक्ट में ये चीज मेंशन कर दीजिए, ये सब कुछ। और एक थर्ड पार्टी इम्पैक्ट असेसमेंट भी होनी चाहिए कि आपके सीएसआर के इम्पैक्ट हुआ क्या कॉन्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, ये सब कुछ एक थर्ड पार्टी असेसमेंट हो सकती है, राइट।
ये सब कुछ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, बहुत इनोवेटिव, कि गवर्नमेंट ऑलरेडी बड़ी सारी स्कीम्स चला रही है सैनिटेशन के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, एडुकेशन के लिए। हमने देखा एडुकेशन में अराउंड 30% से भी ज़्यादा, वहाँ पे 39% जा रहा है। तो जब सरकार ऑलरेडी इतना कुछ कर रही है तो आप डुप्लीकेशन मत करिए, और इसमें फ्रॉड होने के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आप किसी और स्कीमों पे अपनी ज़्यादा मतलब बेसिकली फोकस लेके आइए, जो ज़रूरी भी है। इसीलिए तो सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ आप CSR कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है। MCA एंड द लाइन डिपार्टमेंट्स नीड टू एक्सरसाइज ग्रेटर डायरेक्ट मॉनिटरिंग। आप डायरेक्ट मॉनिटरिंग ज़्यादा करिए डिपार्टमेंट्स के माध्यम से अपने, और मिनिस्ट्री के जितनी भी माध्यम है उससे, ताकि बेसिकली आप बस अपनी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की वेबसाइट तक ना सीमित रखें। ऑलराइट, दिस वाज दैट आई हैड टू टेल। ओके, यूनाइटेड नेशंस काउंसिल रिजेक्ट्स डिबेट ऑन शिनजियांग पे देखिए, आपको पता है कि जो मिशेल बैचलेट थी, जो अभी फॉर्मर यूनाइटेड नेशंस राइट्स चीफ थी, उन्होंने एक शिनजियांग पे रिपोर्ट बेसिकली टेबल की थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि उस रीजन में टॉर्चर होता है, उइगुर मुस्लिम्स का डिटेंशन और ब्रेन वॉश जो कर रहे हैं जिस हिसाब से, ये सब कुछ। ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल पे थर्सडे पे एक वोट करवाया गया एक बात पे, किस चीज़ पे? ऑब्वियसली US ने, और उसकी जो अलाइज है कनाडा, नॉर्वे, टर्की, इन सब ने बेसिकली एक ड्राफ्ट डिसीजन लिया कि हम इनके अगेंस्ट भी वोट कर लेते हैं, लगे हाथ श्रीलंका के अगेंस्ट कर रहे हैं तो, क्योंकि गलत तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, विच इज़ ट्रू, बल्कि इस पे तो होना चाहिए सबसे ज़्यादा। ठीक है, लेकिन फिर फाइनली क्या हुआ कि बीजिंग ने बड़ा लॉबी करवाया अपने जो अलाइज थे, जैसे कजाकिस्तान, बहुत सारे और कंट्रीज से, छोटे छोटे जितने भी कंट्रीज हैं, पाकिस्तान तो ऑब्वियसली, जिन्होंने बेसिकली इसके अगेंस्ट वोट किया कि नहीं, इस पे डिबेट ही नहीं होनी चाहिए इस मामले पे, मतलब शिनजियांग वाले उस पे। हमने एब्सटेन किया, हमने नहीं वोट करना। इंडिया एंड 10 अदर नेशंस एब्सटेन, हमने वोट ही नहीं किया कि हमें डिस्कस करना है नहीं करना। हम ऑलरेडी बॉर्डर पे इतना ज़्यादा लड़े हुए हैं कि हमें फाइनल फालतू इन लोगों से पंगे लेने ही नहीं है। एनी अर्नोक्स विंस लिटरेचर नोबेल प्राइज विनर्स की एक और सीरीज कल हम देखेंगे, किसको? पीस। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पीस में किसको नोबेल प्राइज मिलेगा। राइट, अभी लिटरेचर में देखते हैं, फ्रेंच ऑथर है एनी अर्नोक्स, जो बेसिकली बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में नॉवेल्स लिखती हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे, क्लास के मामलों पे या फिर जेंडर के मामलों पे। इनकी 20 बुक्स, इनकी सारी बुक्स में से अराउंड 20 से भी ज़्यादा बुक्स ऐसी हैं जो फ्रांस के स्कूल्स में करिकुलम में, सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। तो आप सोच सकते हैं कितने सिंपल वे में लिखते होंगे, जो बेसिकली बहुत ही इंसाइटफुल विंडो प्रोवाइड करती है जिस तरह की सोशल लाइफ मॉडर्न फिनेंस में है। ओके, so this is Annie Ernaux. Now just let's move on to Indian Express. All right. हम पहले यही डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपको पता है कि चाइना पार्टी कांग्रेस होने वाला है। दिस इज निरुपमा सुब्रमण्यम। दिस इज, तो आपको पता है ये कितना अच्छा लिखती है निरुपमा सुब्रमण्यम। तो आपको पता है जो चाइनीज पॉलिटिक्स है ना, क्यों पता नहीं कतराते हैं सब उसके बारे में पढ़ने से, थोड़ा सा है भी, इनका काफी रिवीलिंग नेचर नहीं है ना इनकी पॉलिटिक्स का, पता ही नहीं चलता कैसे किस तरह से इलेक्शंस होते हैं, क्या है, और बड़ा थोड़ा मुश्किल सा भी है। ठीक है, तो पर ये जो आर्टिकल है ना, बहुत हद तक देखिए, आप सिर्फ पाकिस्तान पे कॉन्सेंट्रेटेड मत रहिए, क्योंकि इस साल इनकी पार्टी कांग्रेस है, इनको शी को शायद 3rd टर्म मिलेगा। बहुत सारी चीजें चाइना में हो रही हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इनका थोड़ा सा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जरूर देखें। और ये जो बेसिकली ये सेक्शन, एक्सप्लेन सेक्शन है, इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन में दिया हुआ है, तो क्या बुराई है जब सिंप्लीफाई किया हुआ है किसी ने आपके लिए, तो आप उसे पढ़ें। ठीक है, चाइनीज कम्युनिटीज पार्टी, आपको पता है चाइनीज कम्युनिटी पार्टी का जो 20वां नेशनल कांग्रेस होने वाला है, कब से होने वाला है? अक्टूबर 16 से। ओके, आपको पता है कि देखिए हर 5 साल में ये कांग्रेस होती है। ठीक है, और ये जो नेशनल कांग्रेस होती है ये अराउंड 7 दिनों तक चलती है। इट इज अ वीक लॉन्ग अफेयर, जिसके 3 मेन टास्क होते हैं। ठीक है, एक तो लीडरशिप ट्रांजिशंस को इंडोर्स करना, बेसिकली नई लीडरशिप लानी है या नहीं आनी है, अगर नहीं होगी तो उसको आप सपोर्ट दिखाएंगे, ये पार्टी कांग्रेस जो होगी। दूसरा कि आप अप्रूव करेंगे चेंजेस टू द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन, अगर पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नया एडिशन करना है, किसी तरह का नया चाइना का गोल ऐड करना है, आप उसको अप्रूव करेंगे। तीसरा, टू डेलिबरेट ऑन पॉलिसी इश्यूज पे डेलिबरेट करना, डायलॉग करना, डिसीजन मेकिंग करना। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए।
ओके अब चाइना का इमर्जेंस एज अ वर्ल्ड पावर पिछले 20 सालों में ऑब्वियसली जो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फर्स्ट भी बनने वाली है, जिसका मिलिट्री माइट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है कि नेबर्स भी डरते हैं अब इनसे, इट्स लाइक अ डायरेक्ट थ्रेट टू कंट्रीज लाइक दैट ऑफ आवर्स। तो अब देखिए इससे पता चलता है कि जो भी कांग्रेस पे डिसीजन लिया जाएगा वो डेफिनेटली बहुत कंपेलिंग इंटरेस्ट का होगा, किसके लिए? टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड डेफिनेटली फॉर अस टू, बिकॉज वी आर एन इमीडिएट नेबर of China, a third term for Xi. Obviously it is very likely कि एक थर्ड टर्म मिल जाएगा प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को, जो ऑलरेडी लीडर हैं, जिस लीडर ने चाइना की फॉरेन पॉलिसी को इतना एग्रेसिव और मस्कुलर थ्रस्ट दिया है जो कभी भी पिछले किसी लीडर ने इस तरह से नहीं दिया। ग्लोबल रीच भी चाइनीज फॉरेन पॉलिसी की बढ़ाई है, जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन हो रही है, राइट। लेकिन कुछ ये बात भी हमें पता है कि श्रीलंका में कुछ चाइना में कुछ कुछ अंदर स्ट्रगल भी चल रहा है, क्रेडिबिलिटी क्राइसिस भी चल रहा है, क्योंकि BRI को क्रेडिबिलिटी यानी कि वहाँ की जनता भी कहने लग पड़ी है कि आप पहले यहाँ ध्यान दे लें, फिर बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाएं, फिर उसके बाद जो बाकी कंट्रीज हैं जो ग्लोबल आउटरीच के माध्यम से आप डेट डिप्लोमेसी कर लेते हैं, डेट ट्रैप में आप फंसा देते हैं। जैसे श्रीलंका की हालत के बाद तो कोई चाइना से लोन भी नहीं लेना चाहता, सबको लगता है हमारी हालत श्रीलंका वाली हो जाएगी। तो आपकी इस पॉलिसी का क्रेडिबिलिटी क्राइसिस चल रहा है। ऑब्वियसली चाइना में खुद की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा है, आपको बहुत अच्छे से पता है, जैसे हम आगे भी देखेंगे, पर हमने डिस्कस किया हुआ है कि कैसे वहाँ पे बेसिकली आप ये बात जानते हैं, जैसे जो उनका रियल एस्टेट सेक्टर है, प्रॉपर्टी सेक्टर कैसे सफ़र कर रहा है, ठीक है, और 30% 25-30% तो उनका प्रॉपर्टी सेक्टर ही है। तो जब वो सफ़र कर रहा है तो पूरी चाइना सफ़र कर रही है, ठीक है, इन दैट सेंस। अगर हम बात करें शी को अगर उनके डोमेस्टिकल स्फेयर में देखें तो लोग कैसे जानते हैं वहाँ की जनता, एक पॉलिटिकल हार्ड लाइनर जो बिलीव करते हैं कि स्टेट के पास एब्सोल्यूट कंट्रोल आना चाहिए, पार्टी के पास एब्सोल्यूट कंट्रोल आना चाहिए, आइडियोलॉजी सब कुछ जो कंट्रोल है वो लीडरशिप के पास होना चाहिए, ठीक है। और आपको पता है ये सारी प्रायोरिटीज एब्सोल्यूट स्टेट कंट्रोल वाली उन्होंने, जो उनकी 2013 की स्पीच थी, राइट, उसमें उन्होंने अपनी ये सारी बातें बोली थी जब उनको पहली बार स्टेट लीडर इलेक्ट किया गया था। ओके, ये चीज उन्होंने बोला था, ये सब कुछ एब्सोल्यूट कंट्रोल पता है क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है ताकि चाइना का हालत सोवियत यूनियन जैसा ना हो जाए, कभी हम ना टूट जाएं। जब हम एब्सोल्यूट कमांड एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होगा तो फिर आप टूटोगे ही, जैसे सोवियत के छोटे छोटे इतने सारे टुकड़े हो गए थे। ये चीज कह के इन्होंने जस्टिफाई किया था, ठीक है। अब ये बात पता है कि जब से 2012 से टॉप पोजिशन पे आए हैं, शी ने डेफिनेटली करप्शन जितना भी इनकी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में था, ये डेफिनेटली हैज क्रैक्ड डाउन अपॉन इट, ऑल ऑफ दैट। ओके, और काफ़ी न्यू बॉडीज़ वो पार्टी में इंट्रोड्यूस की है उन्होंने, जिससे बेसिकली क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथ में पावर कॉन्सेंट्रेट कर सके। माओ के बाद शायद ही कोई ऐसा लीडर है जो इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर में बिलीव करता है, दैट इज शी जिनपिंग। ओके, आपको पता है ये क्या है? ये चेयर भी है चाइना की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के, राइट, और ये कंट्रोल करते हैं। फिर ऑब्वियसली जब आप सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयर हो गए तो फिर आप PLA को तो कंट्रोल करोगे, पीपल्स लिबरेशन आर्मी को। 2016 में इन्होंने एक एडिशनल खुद को एक टाइटल दे दिया कमांडर इन चीफ का भी। तो फिर बेसिकली मिलिट्री इज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज मिलिट्री इन चाइनीज केस। तो अभी ये जो फालतू सा र्यूमर आया था कि वहां पे एक मिलिट्री कू हो गया है शी जिनपिंग के खिलाफ, इट वॉज ऑल नॉनसेंस, रबिश, क्योंकि मिलिट्री कू पॉसिबल ही नहीं है। जब मिलिट्री को कंट्रोल शी जिनपिंग खुद करते हैं, हाउ इज दैट पॉसिबल? ओके, ये कोई पाकिस्तान या ऐसा नहीं है जहाँ पे मिलिट्री बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है, ठीक है। अगर हम बात करें 19th पार्टी कांग्रेस में ये चीज़ हुई थी, जो बेसिकली 2017 में हुई थी आई सपोज। तो 19th पार्टी कांग्रेस में बेसिकली इनको ये एडिशनल टाइटल मिला था, जिसके बाद इन्होंने पूरा मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर दिया, ये सब कुछ हमें पता है, ठीक है। अब फाउंडेशन देखें, अगर हम जो शी को एक थर्ड टर्म मिलने वाला है, इसका उन्होंने ग्राउंड 2018 में ही ले डाउन कर दिया था, राइट। जब चाइनीज नेशनल लेजिस्लेचर, जिसे हम नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं, उन्होंने वोट किया था टू रिमूव द 2 टर्म बार फॉर प्रेसिडेंट, कि चाइना में प्रेसिडेंट पहले क्या होते थे, सिर्फ 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता था एक इंसान, जैसे US में होता है, ठीक है। लेकिन इसे बेसिकली 2 टर्म वाले को डेंग लेके आए थे, लेकिन फिर इसके बाद इन्होंने इस चीज को रिमूव कर दिया, ठीक है। अगर हम बात करें इनकी जो लीडरशिप है, अगर अगले 5 साल के लिए भी अप्रूव कर दी गई, तो शी वुड अपॉन कंप्लीशन ऑफ दिस एक्सटेंडेड टेन्योर, वो सबसे बड़े लीडर बन जाएंगे, सबसे लॉन्गर टेन्योर वाले, माओ के बाद। माओ तो 33 साल के लिए रहे थे, खैर। ओके, अगर हम बात करें चेयरमैन, एक होते थे माओ पता क्या थे, वो चेयरमैन की पोस्ट थी उनके पास CCP की।
तो उस पोस्ट को फिर अबॉलिश कर दिया गया जब माओ की डेथ हो गई 1976 में। तो प्रेजेंट सिस्टम में कोई चेयरमैन तो नहीं होता, पर जनरल सेक्रेटरी होते हैं, जिसके लिए अब शी को थर्ड टर्म दिया जाएगा। ही वुड बिकम द थर्ड टाइम जनरल सेक्रेटरी ऑफ सीसीपी, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी के। ठीक है, तो ये चीज, वो हेड ऑफ स्टेट भी वही होते हैं जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं वहां के। ये चीज है, जो अगर जनरल सेक्रेटरी होगा इस पार्टी का, वही हेड ऑफ स्टेट भी होगा। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और राइट, तो हम एक और चीज देखिए एक्सपेक्ट कई लोग कर रहे हैं, कई लोग, क्योंकि ना ये बिल्कुल माओ जैसे बनना चाहते हैं, एज ग्रेट एज माओ। तो अब हम ये भी सोच सकते हैं कि शायद ये क्या करे, चेयरमैन की पोजीशन दोबारा बना दे, क्योंकि चेयरमैन की पोजीशन बहुत बड़ी पोजीशन होती थी, राइट। आप नाम सुनिए चेनसेक में और चेयरमैन में, अपने भी चेयरमैन में ज्यादा सुनने में तो एटलीस्ट पावर है ही। सो एवरीथिंग इज साइकोलॉजिकली, जो आप इम्पैक्ट डालना चाहते हैं कि नो ग्रेट लीडर एज शी जिनपिंग, दैट कुड बी पॉसिबल ओनली व्हेन यू अगेन ब्रिंग अप अ पोस्ट एज चेयरमैन। चेंजेस इन द पॉलिट ब्यूरो। पॉलिट ब्यूरो आपको पता है क्या होता है? पॉलिट ब्यूरो बेसिकली एक पर्टिकुलर पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी। तो उसमें भी देखिए कुछ ही लोग होते हैं ना जो पूरी पार्टी का सब कुछ डिसाइड करेंगे कैसे पार्टी चलेगी। तो वो वाली जो ग्रुप होता है ना, उसको पॉलिट ब्यूरो कहते हैं। ठीक है, जो इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है, कुछ ही मेंबर होंगे जिसमें। ठीक है, अगर देखिए, अगर एक थर्ड टर्म शी को मिलता है, इफ इट हैपेंस, इट विल बी द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल ऑफ कोर्स आउटकम ऑफ द कांग्रेस। द कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉलिट ब्यूरो एंड पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमिटी विल अंडरगो सेवरल चेंजेस। हो सकता है पॉलिट ब्यूरो में पार्टी के, पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमिटी, जो पॉलिट ब्यूरो में से भी कुछ और कॉन्सेंट्रेटेड लोग होते हैं, इन्फ्लुएंशियल, ठीक है, वो भी काफी चेंजेस हम देखेंगे। ऑब्वियसली शी कोशिश करेंगे वो अपने सबसे ज्यादा करीबी से करीबी इन जो लोग हैं, लॉयलिस्ट हैं जो बेसिकली शी के, उनको इंक्लूड करें इन बेसिकली ग्रुप्स में। पॉलिट ब्यूरो 25 मेंबर होते हैं पॉलिट ब्यूरो में, जहाँ पे अभी तक तो सिर्फ एक ही विमेन है। और राइट, ये चीज ओके, जिसका ऑब्वियसली पॉलिट ब्यूरो के भी जनरल सेक्रेटरी मिस्टर शी है। और ये चीज हम देख सकते हैं। ऑब्वियसली पॉलिट ब्यूरो के भी अंदर पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी है, मतलब 25 मेंबर में सिर्फ कुछ 6-7 मेंबर ऐसे होते हैं जो और भी इन्फ्लुएंशियल पावर होल्ड करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसे हम पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं। और राइट, तो ये चीज, देर आर 7 मेंबर्स। अभी तो हम प्रेजेंटली पीएससी में जो देखते हैं, जैसे कि मैंने कहा, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी ऑफ हिज प्रोटेजीज शी वॉन्ट्स इन द PSC, दिस नंबर कुड इंक्रीज टू 9। अगर वो ज्यादा अपने लॉयलिस्ट आते होंगे तो क्या पता 9 मेंबर्स हो जाए PSC में। तो जो नए PSC मेंबर्स आएंगे बेसिकली वो रिप्लेस करेंगे जो रिटायर हो जाएंगे अभी PSC के मेंबर्स, राइट। तो ये चीज, और राइट, ये दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर हम बात करें इनकमिंग मेंबर्स जो PSC में नहीं आएंगे या पॉलिट ब्यूरो में, ऑब्वियसली उन्हें फाइनलाइज और अप्रूव कहाँ किया जाता है? एडवांस में। जो जा रही है, जो PSC के जितने भी मेंबर्स हैं या पॉलिट ब्यूरो के जो जा रहे हैं, इनकम्बेंट है, प्रेजेंट मेंबर्स हैं, वो अप्रूव करते हैं आने वाली नए पॉलिट ब्यूरो के मेंबर्स को। ठीक है, अ क्रिटिकल टाइम फॉर चाइना। व्हाई इज इट क्रिटिकल? जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, देखिए कांग्रेस ओपन्स विद द जनरल सेक्रेटरी। देखिए जब भी कांग्रेस की ओपनिंग होती है, अभी कांग्रेस की ओपनिंग होंगी, आप खुद देखना। तो उसकी ओपनिंग कैसे होती है? जब जनरल सेक्रेटरी, यानी कि अभी तो शी जिनपिंग है, वो डिलीवर करते हैं CCP की पॉलिटिकल रिपोर्ट को, अपना बढ़ावा करते हैं कि हमने ये किया, ये देखो चाइना राइज हो गया इतना ज्यादा, ये सब कुछ। ठीक है, अब देखिए अगर हम 2017 की ओपनिंग स्पीच की बात करें, 19th कांग्रेस की, शी ने मेंशन किया था कि वो क्या है बेसिकली चाइना के बारे में वो क्या सोचते हैं। Thought on socialism with Chinese characteristics for a new era। सोशलिज्म में तो हम बिलीव करते हैं, वेलफेयर, इक्वालिटी एंड ऑल ऑफ दैट, पर ये जो सोशलिज्म है ना, वो वाला सोशलिज्म नहीं है जो, या फिर वो वाला कम्युनिज्म नहीं है जो सोवियत ने अपनाया, या फिर कोई और कंट्री में होता है कम्युनिज्म, राइट। ये इसके अपने का है, ये चाइना टाइप का वो है, तो जो किसी को भी नहीं पता चाइना टाइप ऑफ कम्युनिज्म है क्या। ठीक है, तो ये चीज विच वॉज enshrined इन द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। इनका ये कहना जो 2017 की स्पीच में इन्होंने बोला, उसको पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐड कर दिया गया, किन डॉक्ट्रिन्स के साथ साथ जिन्हें प्रपाउंड किया था माओ और डेंग ने। तो मतलब आप शी क्या बन गए, इन दोनों लीडर्स की बराबरी के बन गए थे उसी टाइम पे, अब तो और ऊपर बढ़ गए हैं, खैर। ठीक है, तो 20वीं कांग्रेस जो हम देखेंगे ये कब आ रही है? जब चाइना की इकोनॉमी बहुत ज्यादा क्राइसिस को फेस कर रही है, स्पेशली जो जीरो कोविड स्ट्रैटेजी शी ने अपनाई हुई है, जिसकी वजह से जब आप कुछ भी थोड़ा सा भी एक केस आता है तो आप बंद कर देते हो वहां पे सब कुछ, तो ऑब्वियसली फिर इन बिजनेसेस भी बंद हो जाते हैं। तो ये चीज, ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, ठीक है,
ओके, लास्ट ईयर का क्रैकडाउन जो हमने देखा, फिर उसके बाद एक और इकोनॉमिक क्राइसिस का रीजन जो आपने टेक जायंट्स जैसे अलीबाबा, टेंसेंट, उसको उनको बंद करवा दिया, उन पे इतने सारे केस चलवाए आपने कि अलीबाबा के उसको छोड़ के भागना पड़ गया आपके देश को, ये सब कुछ फिर इसने भी काफी डैम्पन किया बिजनेस सेंटिमेंट को। फिर एक और क्राइसिस जो हम देख रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर को तो चाइनीज बैंक ने सबसे ज्यादा लोन लिया हुआ है, तो अगर वो फेल हुए रियल एस्टेट सेक्टर तो चाइनीज बैंक भी फेल हो जाएंगे, चाइनीज बैंक फेल हुए तो ग्लोबल रिसेशन आ जाएगा, क्योंकि सब कनेक्टेड ही है ना ग्लोबली। ये चीज, ये भी एक कंसर्न है। इसीलिए तो आप देखते हैं चाइना की इकोनॉमी जैसे ही गिरती है तो कैसे स्टॉक मार्केट प्राइसेस गिरने शुरू हो जाते हैं, ऑयल प्राइसेस गिरने शुरू हो जाते हैं, ये सब कुछ। द सेशन विल बी वॉच फॉर व्हाट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी सॉल्यूशंस इट प्रोड्यूसेस स्पेशली टू शोर अप कॉमन प्रॉस्पेरिटी। देखते हैं कि कैसे मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी सॉल्यूशंस आते हैं कि कॉमन प्रॉस्पेरिटी को कैसे आप एनहांस करते हैं आगे। यही कॉमन प्रॉस्पेरिटी बार बार ये लोग बोलते हैं। माओ ने भी यही बोला था जब चाइना बहुत गरीब हुआ करता था, तब डेंग ने भी यही बोला था जब वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देके आए थे 1980s में। प्रेसिडेंट शी भी यही बोलेंगे जब वो खुद बिग टेक पे, इतना ज्यादा टेक कंपनीज पे क्रैकडाउन कर रहे हैं कि कॉमन प्रॉस्पेरिटी इंपॉर्टेंट है, ये बड़े बड़े लोगों की कोई जरूरत नहीं है, हमें कैपिटलिस्ट लोग हैं, ये सब वगैरह, ठीक है। She has sought to create a new era in which China will be built as a modern socialist power. उनका जो रिटोरिक है कॉमन प्रॉस्पेरिटी का, ओके, इसको अचीव ये लोग कर तो पाएंगे, लेकिन तभी कर पाएंगे जब आप इन इक्वालिटीज को थोड़ा ब्रिज कर पाएंगे, ठीक है। बट फॉरेन इन्वेस्टर्स आर जिटरी दैट इट इज अ यूफेमिज्म फॉर ग्रेटर स्टेट कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमी। ये कॉमन प्रॉस्पेरिटी वगैरह कुछ नहीं है, इसके नाम में ये बेसिकली शी क्या करेंगे, और पावर्स अपने हाथ में कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे। ओके, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये आर्टिकल, पर एक टर्म है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है। अभी तक हम जुडिशियल ओवर रीच या फिर जुडिशियल एक्टिविज्म ये पढ़ते हैं, जब जुडिशरी जुडिशियल पावर्स के अलावा एग्जीक्यूटिव के सेक्टर में इंटरवीन करती है या फिर लेजिस्लेचर के। फिर एक है ईसीआई ओवर रीच, यानी कि इलेक्शन कमीशन का ओवर रीच, जो बेसिकली अभी फ्रीबीज के मामले में आपको पता है ये सब कुछ यही लिखा है, जो इन्होंने अभी नोटिस भेजा, ईसीआई ने लेटर भेजा कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को आप डिस्क्लोज करें कि क्या फिनेंशियल इंप्लीकेशंस होगी, जो प्रोमिसेस आप अपने मैनिफेस्टो में कर रहे हो कैसे आप उसको पूरा करोगे, कहाँ से उसको फंड करोगे, और क्या फिजिकल सस्टेनेबिलिटी के लिए उस पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये सब कुछ वगैरह। तो इनका ये कहना है, देखिए बेसिकली इलेक्शन कमीशन ने बोला ये बहुत जरूरी है फ्री और फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए, ठीक है। अप्रैल में आपको पता है ईसीआई ने क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने यू टर्न ले लिया। अब तो उन्होंने बोला था कि देखिए हम नहीं डी रजिस्टर कर सकते उन पॉलिटिकल पार्टीज को जो फ्रीबीज या रेवड़ीज ऑफर करते हैं वोटर्स को, क्योंकि ये वोटर्स पे डिपेंड करता है कि वो ऐसे लोगों को जो अगर उन्हें चूज करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। वोटर्स को भी तो पता है कि एक्चुअल में वही सफर कर सकते हैं अगर बहुत फ्रीबीज उन्हें दी जाए। सो इट इज अ सब्जेक्टिव मैटर और हमें नहीं इसमें घुसना चाहिए। तब तो आपने ये बोल दिया, फिर अब आप यू टर्न ले लिया आपने, ठीक है। ये चीज, वन विशेस दैट द कमीशन एंड द अदर इंडिपेंडेंट बॉडी शोड सिमिलर। इनका ये कहना है कि हम बड़े खुश होते हैं क्योंकि ये खुद एक जो मनोज झा, इफ आई एम नॉट, दिस इज रिटन बाय मनोज झा ओनली, ये राज्यसभा एमपी हैं आरजेडी के, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा तो एंटाई हो गई प्रेजेंट करंट गवर्नमेंट का। पर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट सीख सकते हैं। इन्होंने बोला कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे जब लॉ आया हम बड़े खुश होते थे, इलेक्शन कमीशन इसके भी अगेंस्ट अगर कुछ बोलता है, पर इस तरह का एंथुजियाज्म तब तो नहीं हमें देखने के लिए मिला, ठीक है। ये चीज़, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। ऑलराइट, would the ECI take the issue with the constitution and directive principles outlined? इन्होंने बोला देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जब एक वेलफेयर स्टेट को प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो फिर मतलब आप उसकी चीज़ों को, कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर क्यों नहीं रखते, क्योंकि ECI की एक रूल बुक है सिंपल, कॉन्स्टिट्यूशन, फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आपका वेलफेयर स्टेट को चीज़ ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। ये सब कुछ इन्होंने बोला है। और उन्होंने बोला जो राइट विंग और कॉन्जर्वेटिव गवर्नमेंट्स है बहुत सारी कंट्रीज में, वो क्या करते हैं, वो दे पुट हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ देयर सिटीजंस एट सीवियर रिस्क जस्ट बिकॉज वो फिजिकल प्रूडेंस और ये सब कुछ ना बर्बाद हो जाए, ज़्यादा डेफिसिट ना आ जाए, इसको करने में अपनी लोगों को बर्बाद होने देते हैं। अगर हम 324 कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल की बात करें तो आपको पता है वो सिर्फ इतना कहती है कि ईसीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है सिर्फ कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाएं। तो इनका ये कहना है कि आप उसको छोड़ के सब कुछ कर रहे हो ईसीआई। देखिए ईसीआई को आपको पता है बहुत, जैसे मैंने बताया था, गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं। ईसीआई ने एक्चुअल में आज तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही कंडक्ट करवाए हैं। सो मच सो कि बहुत सारी कंट्रीज, जब हमने पहली बारी जब देखिए बहुत बड़ा टास्क था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, आप सोचिए कितने गरीब लोग थे, इलिटरेट लोग थे कितने ज्यादा उस टाइम पे, नॉट इन द डेरोगेटरी सेंस, पर लिटरेसी कितनी कम थी। आप एक एक घर जा जाके समझा रहे हो कि वोट ऐसे डलता है, ऐसे आपने वोट डालना है और इसको वोट डालेंगे तो ऐसे जाएगा, बैलेट पेपर ये होता है। आप सोचिए
कितना बड़ा कैंपेन चला होगा ECI ने एक्चुअली उस टाइम पे। देखिए जिस तरह का एग्जाम्पलरी चीज सेट की थी, उसको बहुत कंट्रीज ने इंस्पायर हुए थे उससे, इतना कि नेपाल, इंडोनेशिया, उन्होंने अपनी ऑफिशियल टीम भेजी थी देखने के लिए कि कैसे इंडियन इलेक्टोरल एक्साइज कंडक्ट की जा रही है अंडर द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सिंह। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए इनका नाम, ठीक है। फिर सूडान ने भी गाइडेंस ली थी हमसे, तो आप देख सकते हैं कि कैसे। लेकिन अब जो इनका कहना है ECI का, देखिए ये आपका एक ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। लेकिन अब जो है, जो ECI का, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पार्शल बोला जाता है बहुत लोगों द्वारा के बायस्ड हो गई है ECI, एग्जीक्यूटिव को फेवर करती है एंड ऑल ऑफ दैट। अब इन्होंने एस सुब्रमण्यम बालाजी स्टेटमेंट, जो जजमेंट है 2013 की, जो हमने पढ़ी है ऑलरेडी, जिसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो 1951 है, वो कोई रिस्ट्रेंट नहीं लगाता कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी मैनिफेस्टो में प्रोमिस कर सकती हैं। देखिए बात ये है, पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो में कुछ भी, इनका ये कहना है, लिखे कुछ भी लिखे अपने पॉलिटिकल पार्टीज मैनिफेस्टो में, वो जीतेंगी तब तो जाके वो उस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाएंगी, गवर्नमेंट बनाएंगी तब ना। तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इस चीज में लाने का क्या मतलब है, इनका ये कहना है जीतेंगी तब तो जाके आप रेवड़ी कल्चर की बात के, हाँ जो बेसिकली सरकार बनाएंगी तब तो जाके सरकार का रेवेन्यू कम होगा जब आप रेवड़ी बांटोगे। जब हर पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा ना सरकार बना देती है, तो मैनिफेस्टो को कंट्रोल करने का इनको लगता है कि कोई सेंस नहीं बनता, इनको लगता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल्स ऑफ द ECI फाइनेंसेस, क्योंकि देखिए इम्पार्शियल क्यों हो जाती है ECI, क्योंकि उनकी जो फाइनेंस है वो कहाँ से, खुद का कोई फाइनेंस थोड़ा ना उनके पास, या फिर कोई फंड थोड़ा ना दिया जाता है ECI को। फंड कौन करती है, सरकार करती है, एग्जीक्यूटिव करता है, राइट। अपॉइंटमेंट कौन करता है ECI चीज का, एग्जीक्यूटिव करती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इसलिए फिर वो थोड़े से इम्पार्शल हो जाते हैं, जिसको ये कहते हैं कि ठीक करना चाहिए। और ये सब कुछ इन्होंने 2017 का एक एग्जाम्पल दिया है कि गुजरात इलेक्शन के स्केड्यूल को अनाउंस करने में डिले कर दिया था ECI ने। इनका ये कहना है इसीलिए किया था क्योंकि ताकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ना लग जाए। इलेक्शन से पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, तब आप कोई नई स्कीम नहीं अनाउंस कर सकते या इनिशिएटिव, ताकि बीजेपी गवर्नमेंट अनाउंस कर सके फ्रेश इनिशिएटिव्स को, इसलिए इलेक्शन ही डिले कर दिए थे उस टाइम पे, इनका ये कहना है। और ये चीज़ फेवर का, तो इन्होंने बोला है कि एक फाइन बैलेंस बनाना चाहिए, जो आपको दिया गया है उसी पे आप देखिए। देखिए ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, पर ECI की ओवर रीच का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच।